दायरे में बाजार में होता हुआ कारोबार हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी आखिरी 1.5 घंटे में क्या रहेगा एक्शन, क्या करें कल की तैयारी, फोकस है इसी पर। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुबह से ही बाजार में आपको दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडेक्स में अगर निफ्टी में थोड़ी सुस्ती है तो ब्रॉडर मार्केट्स में जबरदस्त तेजी दिख रही है और बैंक्स और फाइनेंशियल्स में एक बार फिर से अच्छा एक्शन बना हुआ है। तो सर बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल दीप, और 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातों में अगर आप देखें तो पूरा एक्शन जो है वो आज तेजी की तरफ है। सीमित दायरे में भले ही बाजार कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हल्की बढ़त के साथ 15,200 के आसपास वक्त बिताता हुआ निफ्टी आपको ये साफ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खरीदारी होती दिख रही है वो बैंक निफ्टी में भी है। 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती, और सरकारी बैंक एसबीआई के नेतृत्व में आज फिर से तेजी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे शेयरों में भी अब और खरीदारी आगे बढ़ती नजर आ रही है। सरकारी कंपनियों में जबरदस्त एक्शन है। तेल कंपनियों में, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीदारी के मूड में है। पावर कंपनियों में खरीदारी है। आईओसी फॉर ए चेंज, साल में कभी कभार ही ऐसा होता होगा, ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। आईओसी निफ्टी का टॉप गेनर दिखता है, तो आज आईओसी निफ्टी का टॉप गेनर है, यानी कि सरकारी कंपनियों में खरीदारी का रुझान बरकरार है। मेटल, एफएमसीजी ये थोड़े कमजोर है, इस वजह से दबाव है निफ्टी पर, बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो पा रही। डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, कहीं सुस्ती संकेत और कमजोरी के संकेत डाउ फ्यूचर्स में नहीं है। और यहां पर सुबह से अच्छी मजबूती है, अब ये मजबूती धीमे धीमे बढ़ती हुई लगभग 140 अंकों की दिखेगी, और यही रुझान आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। 1/4 से आधा % की मजबूती दी। बिल्कुल सर, तो ग्लोबल बाजारों से तो सर सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। हमारे बाजार भी सुबह से ही अच्छे एक्शन में हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में एक बार फिर से अच्छी तेजी हो रही है। काफी सारे मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स फोकस में आ रहे हैं। बताएं सर, फिर क्लोजिंग तक एक्शन कैसा देखते हैं? ये जो 15,200 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है, ऐसे ही एक्शन दिखेगा क्लोजिंग तक भी सर? हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, जैसे आप देखना चाहें देख सकते हैं। 14,250 से 50 पॉइंट नीचे है निफ्टी हाई से, और 14,150 के लो से 50 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आप ये देखिए दीप कि इन लेवल्स पर आराम से टिके हुए हैं बाजार, और एसजीएक्स निफ्टी जो सुबह सुबह 100 पॉइंट नीचे दिख रहा था, उसके मुकाबले में इतनी मजबूती से खुलकर उस मजबूती पर टिके रहना अपने आप में काबिल तारीफ है। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमजोरी है। हल्की फुल्की रुकावट, हर रोज आप भाग नहीं सकते, हर रोज लाइफ टाइम हाई नहीं बना सकते, तो थोड़ा बहुत रुक रुक कर चल रही है। बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। दोनों तरफ के ट्रेडर्स को तभी मौका मिलता है। एक तरफा बाजार में आपके कन्विक्शन का टेस्ट नहीं होता और आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी का टेस्ट नहीं होता। तो ये मार्केट ऐसा है जहां पर आपके दोनों टेस्ट हो रहे हैं, और जो इस टेस्ट में कामयाब हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनके लिए आपके लिए बिल्कुल मौका कमाई का है। दूसरी तरफ आप अगर सही तरफ हैं ट्रेड के, यानी कि अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए आप मेटल्स, एफएमसीजी में है तो कमा रहे हैं, लॉन्ग करना है, लॉन्ग करने के लिए आप बैंक्स की तरफ हैं तो कमा रहे हैं। तो आपके लिए जिस तरह का व्यू है उस तरह के व्यू में दोनों तरफ कमाई के मौके बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मार्केट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आप सिर्फ आज हरे निशान में बंद भी हो जाए, वो ही अपने आप में बहुत बढ़िया है। 15,210 के ऊपर अगर बंद होते, नथिंग लाइक इट, और भी बढ़िया। तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जहां कहीं कोई दूर दूर तक आपके लिए कमजोरी का संकेत हो बाजार में। तो ओवरऑल संकेत मजबूती की तरफ ही है। बचे हुए आखिरी 1.5 घंटे में देखते हैं, मैं एक बार वायदा कारोबार के डेटा पूरे नजर डाल लूं दीप कि किस तरह के डेटा बनते हुए दिख रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, डेटा काफी भारी भरकम मिलते हैं और मजा आता है उनको एनालाइज करने में। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आप वक्त देंगे, बट अदरवाइज ओवरऑल जिस तरह का बाजार है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ओके, तो जिस तरह का बाजार है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और अच्छा एक्शन बना हुआ है। ढेरों सेक्टर्स पर फोकस है। तो आइए जो स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं उसी पर चर्चा करते हैं। थोड़ी देर में सर से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचित जी तैयार हैं अपनी ओपनिंग कॉल लेकर बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। जिस तरीके से रुझान है, मुझे लग रहा है कैश सेगमेंट पे ही फोकस करना चाहिए। एंड स्टॉक काफ़ी समय के बाद ये रेडार में आया है। स्टॉक का नाम है सीएट लिमिटेड। इसने अपने पिछले 9 दिनों का कंसोलिडेशन है वो ब्रेक किया है। एंड इनफैक्ट अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे पहली बार एक लैडर बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ रहा है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 1385 के आसपास के इनिशियल स्विंग्स बनने चाहिए। एक पोजिशनल स्विंग बन सकता है अराउंड 1440 तक का।
स्टॉप लॉस आपको लगाना है अभी यहाँ से अराउंड 1305 पे और खरीदारी करनी है सियाट लिमिटेड में। सीएट पर करनी है खरीदारी 1305 जो सचिन जी का स्टॉप लॉस है, उसी प्राइस पर आज सुबह जैन साहब ने 10 की कमाई में यहां पर खरीदारी का भी राय दी थी। 1500 के जैन साहब ने अपने पोजिशनल टारगेट्स दिए हैं, पर ट्रेड के बेसिस पर भी अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। सचिन जी आपको रेकमेंड कर रहे हैं 1385 से 1440 के टारगेट्स के लिए यहां पर खरीदारी करें। 1305 यहां पर आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस। तो आइए सीएट के साथ हो रही है शुरुआत और ढेरों और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी फोकस में आ रहे हैं, पर उससे पहले आपको बता दें आज कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जो एक्शन में, कुछ नतीजे भी ऑलरेडी आ चुके हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कौन से ट्रिगर्स पर बाजार की नजर है। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ग्रासिम एमजीएल के नंबर्स पर फोकस है ही, साथ ही अरविंद फैशंस 65 रुपए प्रति शेयर के पार्टली पेड शेयर की किश्त भरने की आखिरी तारीख है और साथ ही खाद्य सचिव खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज दोपहर 3 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं जिस पर नजर रहेगी। कल एल्केम लैबोरेटरीज वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। वहीं ब्रिटानिया पर फोकस रखे 12 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की कल एक्स डेट है जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 मई होगी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। ठीक इसी तरह ब्रिटानिया की ही तरह टीसीएस 15 रुपए प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की एक्स डेट कल यानी 25 मई होगी। रिकॉर्ड डेट 27 मई तय की गई है। सिंगापुर के बाजार कल बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बुधवार के नतीजे निफ्टी स्पेस में बीपीसीएल के नंबर्स पर नजर रहेगी। वायदा बाजार में मन्नापुरम फाइनेंस, कमिंस और बर्जर पेंट्स के नंबर्स पर फोकस होगा। वहीं बुधवार के ट्रिगर्स, बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैंक्स और करेंसी बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया पर फोकस रखे 120 रुपए प्रति शेयर पर 200 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट बुधवार का दिन यानी कि 26 तारीख तय की गई है। अरविंद लिमिटेड एनसीडीज के जरिए 200 करोड़ जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो ये तमाम इवेंट्स आज से लेकर बुधवार तक के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इवेंट्स जहां पर हमें रखनी है नजर। इससे पहले कि कुछ खबरों वाले शेयर्स जाने, वागले साहब तैयार है अपनी कॉल के साथ। बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरे रडार पर आया है एक्साइड इंडस्ट्रीज 190 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है और अभी 193-193.50 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आपको एक 8 से 10 रुपए मिलने चाहिए। 202 1-2 का मेरा टारगेट है, शायद वो आज ही आ सकता है। पोजीशन में लिए 207-208 का टारगेट है और इसका स्टॉप लॉस 190 के नीचे होना चाहिए, 189.50 का। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। अगला बिगुल है आशु सर्किस, ये स्विंग के सुल्तान आशु मदान उनकी तरफ से है कैश मार्केट का एक इंटरेस्टिंग कॉल। तो आइए जानते हैं आशु सर से। जी आशु सर बताएं। जी वैसे तो बहुत सारी कॉल्स है, निफ्टी के स्प्रेड्स भी हैं, लेकिन कैश मार्केट में अभी हमने अपनी क्लाइंट से शेयर किया और अनिल जी जिस तरह से कैश मार्केट में मोमेंटम बन जाता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा जल्दी कर लूं। अनिल जी आप सारे होटल छुट्टियों की और इधर की मतलब वंडरलैंड और पीवीआर और सब की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अनिल जी डेल्टा कॉप के अलावा कैसे गाड़ी चल सकती है? मतलब जाना भी गोवा है और कसिनो के बिना तो काम चल नहीं सकता। तो अनिल जी अभी हमने 168 के अराउंड डेल्टा कॉप में बाइंग कॉल दिया अपने सारे क्लाइंट्स को, सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस से, टारगेट 190-200। तो अनिल जी कैश स्टॉक का कॉल है डेल्टा कॉप। मैं फिर भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं अनिल जी, हमने 5-10 मिनट पहले क्लाइंट से शेयर किया 168 में, अभी थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है बट टारगेट 190-200 का है। इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द थीम जो बाकी थीम्स की सब बात कर रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो अनिल जी मैं तो लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि गोवा मतलब एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है। और अनिल जी पिछली बार भी जब मैं कसिनो में गया था तो मतलब मास्क लगा के इतनी भीड़, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, बट अनिल जी अगर बाकी चीजें चलेंगी तो सबसे ज्यादा डेल्टा कॉप चलेगा। ओके, तो ये है डेल्टा कॉप और यही पिक है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी, एल्गो वाली पिक भी। बताएं सर आपकी भी पिक यही है? बिल्कुल अनिल जी, हमारा भी पिक डेल्टा कॉप है। एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और बिल्कुल अनिल जी आशु जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं।
अनिल देखिए, मैं तो मकाऊ और कई जगह होके आया हूँ, बट आज तक कभी कैसीनो नहीं गया। और पहले भी मैंने ऑन एयर बोला है कि एक बार ये लॉकडाउन निकलेगा और अनिल जी दूसरी कंडीशन है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, तो डेफिनेटली अनिल जी मेरा भी पूरा इरादा है गोवा में पूरा मतलब कि फुल टू हॉलीडे डेल्टा कॉप के कैसीनो में करनी है। और डेल्टा कॉप का चार्ट पॉजिटिव है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। अनिल जी, मैं भी मकाओ और नेपाल सब जगह होकर के आया हूं, और अब जब राकेश जी और आशु जी दोनों गोवा ले जाने की बात कर रहे हैं तो अनिल जी मैं पीछे नहीं रहूंगा। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, और इस स्टॉक के लिए 190 और 197 दो टारगेट्स हैं जिनके लिए बाय करना है। 170 के नीचे 169 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर 169 पर बाय करें। पहला टारगेट 190, दूसरा टारगेट 197। ओके, तो डेल्टा कॉप ये है पसंद आशु जी की, ये है पसंद आपके लिए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। और फ्राइडे को मुझे याद है आई थिंक सचिन जी भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी की दी थी। तो हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है डेल्टा कॉप। नजर रखिए, अनलॉक थीम की बात हो रही है तो ऑफकोर्स ये काउंटर इग्नोर नहीं हो सकता है। आशु जी 190, 197 सॉरी आशु जी 190, 200 के टारगेट्स दे रहे हैं, और राकेश जी, कुणाल जी आपको 190, 197 के टारगेट दे रहे हैं। चलिए नजर रखते हैं डेल्टा कॉप, ये आपको खरीदारी में आते हुए दिख रहा है। पर कुछ और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में है, आइए एक बार उनके बारे में भी जान लेते हैं। कुशल तैयार हैं, कुशल बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले पोस्ट इनफैक्ट जो मार्केट के दौरान जो अभी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वहां पर फोकस करिए। रैमको सीमेंट्स है, यहाँ पर नंबर्स जो हैं या तो थोड़े से अनुमान के हिसाब से हैं या थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कह सकते हैं इसको मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 146 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़, हमारा अनुमान 250 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की आय 1620 करोड़ आती हुई दिखी, हमारा अनुमान 1642 करोड़ का था। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने कामकाजी मुनाफा जो है 450 करोड़ का दर्ज किया, हमारा अनुमान 448 करोड़ का था। तो यहाँ पे स्लाइड बीट है और मार्जिन्स भी 27.6% पर आई है, हमारा अनुमान 27% का था। इनफैक्ट इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। नंबर्स काफी शानदार दिख रहे हैं। 111 करोड़ के घाटे के मुकाबले 72 करोड़ का मुनाफा कंपनी का दर्ज हुआ है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 5.8% से बढ़कर 13.8% पर आई है। कुछ खबरें भी हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले है कॉनकॉर। 3500 करोड़ तक के कर्ज जुटाने के विकल्पों पर कंपनी ने विचार किया है, और रेलवे की ज़मीन के लिए जो लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट है उसके ज़रिए रकम जुटाएगी कंपनी। साथ ही बैंक, कॉरपोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए जो है रकम जुटाने पर कंपनी का विचार है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर आइकैटिबेंट इंजेक्शन है, उसकी जो अर्जी है यूएस एफडीए से मंजूर हो गई है, और ये सिंगल डोज प्रीफिल्ड सीरीज है जो यूएस एफडीए ने जो है मंजूर की है। कैनरा बैंक फंड जुटाने पर 28 मई को बोर्ड बैठक होने वाली है, और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड यहाँ पर यूआई पाथ के साथ इन्होंने करार किया है, और उसके तहत इन्होंने फर्स्ट सोर्स ऑटोमेशन लीग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि जो वर्कफोर्स हैं, इनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडोकाउंट कोल्हापुर प्लांट जो है इसमें कामकाज दोबारा से शुरू होता हुआ दिखा है, पर कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट हुआ है, जिस तरह से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग स्टेट्स में लगते हुए दिखे हैं, जिसमें इगाराशी मोटर्स, केपीआर मिल्स और साथ ही लक्ष्मी मशीन वर्क्स इम्पैक्ट हुए हैं। और अंत में एक बल्क डील है एसबीआई पर, जहां पर 20 और 13 करीब 33 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। विभिन्न प्राइसेस हैं, 407 रुपए से लेकर करीब 417 रुपए के बैंड में। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ कॉल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ खबरों वाले शेयर्स एंड ऑफ कोर्स बड़ी बल्क डील्स भी होती हुई दिख रही हैं एसबीआई, जहां पर आए थे दमदार नतीजे। आइए फिर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर, और ढेरों खबरों के दम पर यह रिएक्ट कर रहा है। नतीजे तो उतने शानदार नहीं रहे, पर नतीजों में कुछ एडजस्टमेंट्स थे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो आज मैनेजमेंट ने 11 बजे अपनी कॉन कॉल में अपडेट दिया है, उससे स्टॉक में आई है नई जान। राकेश जी, कुणाल जी, कुछ दिनों पहले ही बात हो रही थी कॉन कॉल पर, आपने 700 के टारगेट्स दिए थे। जबरदस्त उछाल आज आते हुए दिखा है, 640 के करीब आज स्टॉक आ रहा है। क्या राय है कॉन कॉल पर इस समय, और यहां से कैसा मोमेंटम देखते हैं? दीपांशु, कॉनकॉर का देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और आज देखें तो आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, और टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो जिनके पास दीपांशु है, क्लियरली उनको होल्ड की राय है। और कभी करेक्शन के अंदर, आज तो थोड़ा बढ़ा हुआ है, करेक्शन के अंदर 618, 619 के राउंड मिल जाए
तो खरीदारी की राय होगी। दीपांशु एक नया ब्रेकआउट लेने की स्टॉक तैयारी कर रहा है और ये स्टॉक जो है 675 680 पहला पड़ाव और 700 दूसरा पड़ाव है तो 617 618 के अराउंड मिले तो वहां पर खरीदारी की राय होगी। ये है आपके लिए कॉनकॉर। और थोड़ी देर में कुशल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली वजह है, क्या कहा है मैनेजमेंट अपने कॉनकॉर में, जिसकी वजह से कॉनकॉर पर आपको बड़ी तेजी बनती दिख रही है। पर उससे पहले आशु जी की कुछ कॉल्स ले लेते हैं। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दो निफ्टी के स्प्रेड हैं और एक अपडेट है, बट वो जब अनिल जी फ्री होंगे तो उनसे कुछ डिस्कस करके दूंगा। अभी जो मेरा अगला स्प्रेड है दीपांशु, वो कॉनकॉर ही है। कॉनकॉर बिल्कुल जो आज की मूवमेंट आई है, जो रिजल्ट्स के बाद डिप आया है, दीपांशु शॉर्ट्स भी ट्रैप हो गए हैं और उसके बाद जो इसमें मूव आनी है ये डेफिनेटली 700 की तरफ जा रहा है। बट दीपांशु इसमें प्ले कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं इसको प्ले करने के। एक तो दीपांशु, और ये जून का स्प्रेड है जो मैं दे रहा हूँ कॉनकॉर में। जून का स्प्रेड दीपांशु जो 600 रुपए की कॉल है इन द मनी, डीप इन द मनी 600 रुपए की कॉल है, उसका भाव ऑलमोस्ट 60 रुपए चल रहा है। दीपांशु 60 रुपए की एक कॉल लीजिए और 700 रुपए की दो कॉल भेज दीजिए जिसका भाव चल रहा है 17.5 17.5 दीपांशु इस स्प्रेड की कॉस्ट 1:2, 600 की एक कॉनकॉर लीजिए, 700 के दो बेचिए, इसका स्प्रेड का कॉस्ट बनेगा सिर्फ 25 रुपए दीपांशु। 25 रुपए का मतलब है कि 625 रुपए में आपका कॉनकॉर लॉन्ग हो गया जून के लिए। नीचे में आपका मैक्सिमम लॉस दुनिया इधर से उधर हो जाए तो 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और कॉनकॉर में जो आज डिप बन गया, मुझे लगता है कि डिप बन गया। और अभी जैसे राकेश जी ने बोला कि नीचे में लेना चाहिए 619-20 के अराउंड बेटर है, तो पहले ही ले लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस है, आपकी कॉस्ट कम है। और दीपांशु ये ऊपर में पता है कहां तक सेफ है, 25 रुपए लगा के 800 रुपए तक। इसका पीक प्रॉफिट कहां पे होगा, 700 रुपए पे। सो कॉनकॉर अगर किसी को तसल्ली वाला ट्रेड करना है दीपांशु, डीप इन द मनी 600 की एक कॉल लीजिए, 700 की जून की बेचिए, 25 रुपए की कॉस्ट में 625 में आपका कॉनकॉर लॉन्ग है। 700 रुपए का टारगेट अपना भी है, लेकिन मेरा फिर तरीका यह है लेने का कि मुझे शांति से ट्रेड चाहिए। अगले 30 दिन में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कॉनकॉर में हो जाए, मार्केट में हो जाए, कोई टेंशन नहीं चाहिए। और 700 का टारगेट आएगा तो अपने को पीक प्रॉफिट होगा। और अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो फ्यूचर लेके कॉल बेच सकता है दो, किसी को और थोड़ा सा डिफरेंट रिस्क लेना है, एक कॉल लेके एक कॉल बेच सकता है। लेकिन लीस्ट कॉस्ट और सेफ ट्रेड है, एक कॉल लेके दो बेचिए, सिर्फ 25 रुपए की कॉस्ट। ये मेरा कॉनकॉर का ट्रेड है। और दीपांशु मेरे निफ्टी के भी दो स्प्रेड्स हैं, एक अपडेट है, वो जब अनिल जी फ्री होंगे तो उनसे भी कुछ ओपिनियन लेके करना है। मैं तो फ्री हूं, दीप भी फ्री था, इसलिए दीप आपसे सवाल पूछ रहा था। बताएं सर आपके निफ्टी के स्प्रेड। अच्छा ओके। सो अनिल जी, एक तो परसों आपको ध्यान होगा कि 15,000 और 15,250 का स्प्रेड बनाया था 70 रुपए में, और जो सेफ है 15,500 तक विद टारगेट ऑफ 15,300 प्लस का। अनिल जी वो स्प्रेड अभी भी प्रॉफिट में है, मतलब अभी प्रॉफिट में है ही है, और अच्छे प्रॉफिट में हो जाएगा कल तक और परसों तक। अगर 200-300 के आसपास की एक्सपायरी होती है तो पीक प्रॉफिट होगा। 15,500 तक सेफ है, तो 300-350 तक जा सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे। अनिल जी, अब ना एक नया ट्रेड है, वो ना दो स्प्रेड है, मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रेड। उसका रीजन मैं बताता हूं। एक दूसरा स्प्रेड अनिल जी, कई लोग पूछते हैं कि हमने वो परसों नहीं बनाया तो आज क्या करें। तो अनिल जी, आज भी अगर लॉन्ग खेलना है तो 15,100 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 163, और 15,300 की अनिल जी दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 55 रुपए। तो ये स्प्रेड अनिल जी बनता है आपका 50 रुपए के अराउंड। 15,100 की एक लेनी, 15,300 की दो बेचनी, 50 रुपए के अराउंड स्प्रेड बनता है अनिल जी। 15,150, अभी 15,200 निफ्टी चल रही है, तो 50 रुपए ऑलरेडी आप इन द मनी है जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, और 15,500 तक सेफ है। तो ये अनिल जी नया स्प्रेड है। अनिल जी, हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि अनिल जी ये मार्केट है, और आपने देखा कितनी बार व्यू होते हुए भी बीच में जर्क्स आते हैं, हिकअप्स आते हैं और झटके आते हैं। तो अनिल जी, इट विल नॉट बी ए बैड आइडिया, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अपने क्लाइंट से भी शेयर कर रहा हूं कि अनिल जी, हमें 15,200 की एक पुट लेके 15,000 की दो पुट बेच के 30 रुपए का एक बियर स्प्रेड भी बनाया है। 15,200 की एक पुट ली है अनिल जी जिसका रेट चल रहा है 90, 15,000 की चल रही है 30 रुपए। अनिल जी ये स्प्रेड बनता है 30 रुपए में। इसका रीजन ये है कि अनिल जी जो विक्स है, जो आईवीज हैं अनिल जी, पिछले एक साल के लोएस्ट में है।
अब वो अगले 3 दिन में, अगले 13 दिन में कहीं ना कहीं अनिल जी ये जो तूफान से आने के पहले की शांति है, कुछ ना कुछ एक बड़ा फिर मूव आएगा, वो दोनों तरफ आ सकता है। ऊपर की तरफ तो अनिल जी हम सारा कर ही रहे हैं, आप भी लोग ले रहे हैं, हम भी लोग ले रहे हैं, स्टॉक्स प्लस हैं, इतनी सारी बाय कॉल्स हैं। मुझे लगता है कि एज ए हेज अगले 3 दिन के लिए ये वाला स्प्रेड भी होना चाहिए। अनिल जी अगर ये दोनों स्प्रेड बना लेते हैं जो मैंने बात की, तो अनिल जी 14,800 और 15,500, ये 700 पॉइंट का वो मूव है अनिल जी, जहां के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी बंद हुआ, इन स्प्रेड्स में प्रॉफिट होगा। अगर कोई दोनों बनाना चाहे तो दोनों बना ले। ठीक है आशीष सर, आपका दोनों ही ठीक है, क्योंकि 14,800 14,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। पहले तो 15,000 ही सपोर्ट है, और अगर आज 15,200 के ऊपर निकलकर बंद हो गए तो आप 15,000 सपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो अभी 14,800 14,900 बहुत क्लियर कट सपोर्ट है। ट्रेंड जो पॉजिटिव बना है वो तभी आपका बदलेगा जब 14,800 के नीचे निफ्टी बंद हो, और मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी तक 14,800 तोड़ेगा। तो उस लिहाज से आपकी ये एक पुट खरीद कर 15,200 का 15,000 के 2 बेचने की रणनीति भी ठीक है सर, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम से कम आपके लिए एक जो कहते हैं कि नीचे की रिस्क भी आपकी कवर हो जाती है, वो भी आइडिया ठीक है। और लॉन्ग साइड पर तो आपने ऑलरेडी बोल ही दिया कि 15,100 का एक कॉल खरीदो और 15,300 का 2 बेचो। ये आशुतोष का ऐसा तो नहीं कि हमेशा आप एक सौदे में 3 सौदे करवाते हो, एक खरीदो 2 बेचो, फिर उसके सामने वापस 3 और 3 रिवर्स होते तो 6 होते हैं। तो जैसे ये जनरली विश्वेश और जय तो खाली सीधा सीधा कॉल ऑप्शन ये खरीदो, पुट ऑप्शन ये खरीदो बेचो, आप 6 खरीदते तो क्या मतलब आप ब्रोकिंग कम्युनिटी की बहुत सेवा कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि एक ट्रेड में 6 ट्रेड निकल जाते हैं ऐसा? नहीं अनिल जी, ये ना सिर्फ और सिर्फ छोटे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मतलब उन ट्रेडर्स के लिए है जो अनिल जी इनबिल्ट स्टॉप लॉस से करना चाहते हैं और एक रेंज में रहना चाहते हैं। अनिल जी जो थीटा डिके और जो डेल्टा अगर रिवर्स होता है तो जो प्लेन वनीला कॉल होती है ना, क्योंकि मजा तो अनिल जी जैसे विश्वेश बोलता है इंदा मनी लेने में ही आता है 150 200 की, लेकिन अनिल जी गलत ट्रेड अगले दिन हो जाता है ना तो पूरा का पूरा 100 रुपए उड़ जाते हैं उनमें से, और वो फिर रिकवर नहीं होते। तो यही एक रीजन है अनिल जी। अब देखिए मुझे ये है कि अभी जो आपने मैंने पुट स्प्रेड अनिल जी वो इतना प्यारा हेज है कि कहीं ना कहीं अगले 3 दिन में अनिल जी अगर 200 पॉइंट का किसी वजह से फॉल आ गया, और वो फॉल सिर्फ इसलिए है कि अनिल जी आपको भी 15,300 मुझे भी 15,300 सब 15,300 से 500 में लगे हुए हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है अनिल जी। कॉनकॉर्ड से लेके मैं अभी और भी डेल्टा कॉप और भी कॉल्स दूंगा जो हम सारी लॉन्ग साइन पे हैं। लेकिन अगर ये अनिल जी मार्केट है और आपको मेरे को पता है कई बार ये बीच में ऐसा झटका देती है, चाहे वो टेम्परेरी 2 दिन के लिए हो और 15 दिन के लिए आप ठीक हो, लेकिन वो 2 दिन के लिए जब मारती है जो पिछले हफ्ते भी मारा, तो अनिल जी ये स्प्रेड भी जरूर होना चाहिए। प्रूडेंस ये कहती है कि 30 रुपए लगा के ये वाला भी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो नज़र रखें, ये है आपके लिए आशु जी की तरफ से स्प्रेड। बाजार में एक बड़ी मूव आ सकती है दोनों डायरेक्शन में, इसलिए स्प्रेड बनाकर आप अपने मुनाफे या पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। और साथ ही कॉनकॉर पर आशु जी का भी भरोसा है। नजर रखेंगे कॉनकॉर पर, थोड़ी देर में क्वेश्चन से जानेंगे क्या चल रहा है काउंटर में, पर उससे पहले आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर। स्पेशल पिक दे रहे हैं राकेश जी कुणाल जी, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए दीपांशु, स्पेशल पिक से पहले बताता हूँ स्टोरी क्या है जी। दीपांशु स्पेशल की देखिए अभी अभी कुणाल जी ने डिसाइड करा है कि देखिए पोस्ट लॉकडाउन और जब ये कोविड कम होगा तो पूरे मतलब कि जी बिजनेस की टीम को, पैनलिस्ट को वो गोवा लेके चलेंगे डेल्टा कॉप के कैसीनो में, और वहां जाएंगे स्पाइस जेट के प्लेन में। तो खरीदारी की राय है स्पाइस जेट में, जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये तय हो चुका है कि आज की थीम अनलॉक है, और अनलॉक की थीम हुई तो निमंत्रण तो देखिए हमारे पास है ही गोवा जाने का। जाएंगे स्पाइस जेट के विमान में, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है ये 79.5 के ऊपर हुआ है। इसके कुछ संकेत कल के भी जब हम ट्रेडिंग शुक्रवार को भी दिख रहे थे, और आज पुष्टि हो गई है 79.5 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो स्पाइस जेट उड़ान भरेगा, 90 रुपए से पहले ये रुकेगा नहीं, 90 रुपए इसकी अगली मंजिल है। बाय करके चलें। यहाँ पर स्टॉप लॉस 79.5 जो कि ब्रेकआउट का स्तर है वहां रख लें। पहला टारगेट होगा 87 का पहला टारगेट, 90 रुपए का इवेंचुअल टारगेट, जिसके लिए स्पाइस जेट में खरीदारी करें। ओके, तो तैयारी हो गई गोवा जाने की।
स्पाइस जेट में जाएंगे, डेल्टा कॉप के कसिनो पर हम एंटरटेनमेंट भी लेंगे और ओरिएंटल होटल्स जो आज सुबह का एसआईपी स्टॉक था वहां पर रहने का भी विकल्प है। टिकट्स कुणाल जी हमारे लिए और बुकिंग्स कुणाल जी हैंडल कर ही लेंगे। नजर रखिए ओरिएंटल होटल्स पर भी आपको इस समय सर्किट दिख रहा है। तो गोवा का पूरा प्लान तैयार है जी बिजनेस और उसके पैनल के लिए और आप देख भी रहे हैं कि एक एक करके सारे के सारे फैक्टर्स उसके लिए मिलते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें सचिन जी क्या एडिशन करने वाले हैं बिगुल उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, ये स्टॉक में रिपीट कर रहा हूँ, इसे हमने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था। स्टॉक का नाम है BEML। एक अच्छे रैली के बाद वापस एक अच्छा कंसोलिडेशन नज़र आया था पिछले 4-5 दिनों में, यानी कंसोलिडेशन अभी वापस मैच्योर हो रहा है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, सो लगभग एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1310 के आसपास। ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 1385 के स्विंग बन सकते हैं एंड पोजिशनली 1450 की एक्सपेक्टेशन होगी। तो खरीदारी करनी है BEML में फ्रेश एडिशंस के साथ। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1310 पे, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 1385 का और पोजिशनल टारगेट होगा 1450 का। ओके, तो 1385 और फिर इवेंचुअली 1450 के लिए BEML यहां पर रखिए नजर। विनिवेश का एक और काउंटर जो आपको फोकस में आते हुए दिख रहा है, तो एक एक करके आपको डाइवेस्टमेंट थीम जो है वो ज्यादा फोकस में आती हुई दिख रही है। आइए सुमित जी भी हमारे साथ हैं, किरण जी भी हैं और उनसे भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सुमित जी, IOC के बारे में बताएं। 4% ऊपर है आज। OMCs में एक बढ़िया उछाल आते हुए दिख रहा है। IOC में क्या चल रहा है सुमित जी? IOC के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक ऊपर के अंदर 110 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 114 से 115 तक का मूव देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, 105 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो IOC 105 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर एक्शन देखें। किरण जी, आज कुछ मेटल स्टॉक्स में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। NMDC पर अच्छा एक्शन बन रहा है सर, 3.5% ऊपर है, डेज हाई के करीब है। क्या ट्रेड दिखता है सर NMDC में, या फिर ये जो बाउंस बैक आया है यहां से वापस बिकवाली आ सकती है? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आफ्टरनून। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है 210 से लेके 170 तक और उसके बाद ये सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म होते ही हमने एक अंडरकरंट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 174.50 175 के आसपास रहेगा और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 192 195 के लेवल्स टेस्ट करेगा जहां पे रिव्यू लेने की सलाह होगी। ये है आपके लिए NMDC और IOC पर राय हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से। सरकारी कंपनियों में एक्शन भरपूर है, किसी न किसी में तो है। मोस्टली इंडेक्स में होना चाहिए क्योंकि विश्वेश जी आमतौर पर लाइफ लाइन तभी यूज करते जब इंडेक्स पर उन्हें कुछ बड़ा एक्शन दिख रहा हो। तो अपनी लाइफ लाइन फोन अ फ्रेंड यूज कर रहे हैं विश्वेश जी। विश्वेश का विशेष बताएं विश्वेश जी, क्या है आपका इरादा? 100 का कॉल ऑप्शन ये एक्सपायरी का 165 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 160 तक आए तो भी खरीदना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मुझे लगता है यहाँ पे 200-240 के टारगेट होने चाहिए। देखिए, मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा। अनिल जी, सिंस मॉर्निंग 15,200 के पुट में 19 लाख शेयर का राइट हुआ है और ओवरऑल 15,200 का अभी भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग टॉल एट 39 लाख। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,200 के ऊपर जैसे ही मार्केट स्टेबल रहेगा, 15,200 के कॉल राइटर विल कम एंड कट देयर पोजीशन और निफ्टी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इज डेफिनेटली लुकिंग पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है 15,400 की ओर शायद निफ्टी जा रहा है। एक बहुत ही छोटा सा ब्यूटीफुल पैटर्न बना है जिसको ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं ऑन अ 15 मिनट चार्ट। मुझे लगता है कि विद अ हेवियर OI addition in the money put option of 15,200, I think market is giving a clear indication कि we are going at least 100-150 points from the current level higher. So 15,100 का in the money call option 160 के आसपास मुझे लगता है it's a worth buying with a 120 stop loss. 100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। और एक मिनट रुकिएगा आपके, इससे पहले कि आप विश्वेश जी फोन रख दें, आशु जी आ गया विश्वेश जी का इन द मनी कॉल ऑप्शन 15,100 वाला, ठीक है ना?
अच्छा, आशु जी से संपर्क नहीं हो रहा। चलिए, तो कोई बात नहीं। विश्वेश जी आए हैं तो जरा एक बार बैंक निफ्टी पर भी अपनी राय देके जाएं। अनिल जी, बैंक निफ्टी तो इवन इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी के 35,000 के कॉल ऑप्शन में जिस हिसाब से ओआई एडिशन हुआ है सिंस मॉर्निंग, विच इज रफली अबाउट 9 लाख शेयर, लेकिन अगर आप टोटल देखते हो तो मुझे लगता है 35,000 का 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक गलती से मूव कर गया ऊपर की ओर, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव आएगा 35,500 की ओर इन बैंक निफ्टी। लेकिन 35,000 के कॉल राइटर अभी ओवर पावर कर रहे हैं। आईटी नहीं चल रहा है, फार्मा नहीं चल रहा है, तो ओनली वे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए फाइनेंशियल्स की वजह से, बैंकिंग और एनबीएफसीज। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल ऑप्शन पे नजर रखनी चाहिए। अगर वहां पे ओआई अनवाइंडिंग हो तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में डेफिनेटली करंट आएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक निफ्टी का ये जो डेटा है 15,200 का पुट ऑप्शन, ये काफी पिक्युलर डेटा है। मुझे लगता है फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी में अगर इतना बड़ा ओआई एडिशन हो जाता है इन द मनी पुट ऑप्शन में, तो मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से 150-200 पॉइंट का अपसाइड हो सकता है। ओके, तो और 150-200 पॉइंट्स की अपसाइड के लिए बाजार हो रहे हैं तैयार। इन द मनी 15,100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है विश्वेश जी की तरफ से। शुक्रिया विश्वेश जी ये निफ्टी पर कॉल देने के लिए। तो बाजार में आपको इंडेक्स लेवल पर और तेजी के लिए होना है तैयार। आइए देखते हैं सुमित जी को कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। बिगुल उनके लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो अपडेट है, सुबह हमने रिकॉर्ड और बाय के लिए दिया था, स्टॉक 13% ऊपर है और 50 के लेवल्स के पास आ चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करे और प्रॉफिट्स में राइड करे, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये तो था अपडेट। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 49 रुपीज 25 पैसा, 49 रुपीज 40 पैसा। स्टॉक का नाम है हुडको, HUDCO। ये स्टॉक को मैं बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड कर रहा हूँ और अभी मेरे को लग रहा है कि आज वापस ब्रेकआउट है। स्टॉक के अंदर पिछले 7 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं और स्टॉक अब यहाँ से एक बड़ा और अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 54 से 55 के इमीडिएट टारगेट होंगे। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 58 से 60 रुपए तक का मूव हुडको दिखा सकता है। फिलहाल 54 से 55 के टारगेट के लिए यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 46 रुपए 50 पैसा नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 54-55 का लेवल ब्रेक होने पे 58 से 60 के लेवल देखने को मिलेंगे। आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, जल्दी इसके अंदर अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। यह है आपके लिए राय हुडको पर खरीदारी करने के लिए। आज से आइए 2:30 बज चुके हैं, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का और उसके बाद आएगी आपके लिए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी, डेटा भी तैयार है। पहले सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदावार सेठी साहब। स्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज खरीदारी करनी है और 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी। बताएं सर, कैश मार्केट के दोनों, वंडरफुल, वेरी नाइस। पहला स्टॉक? बिल्कुल अनिल जी, देखिए कैश मार्केट पे जबरदस्त तेजी बनी हुई है। हालांकि निफ्टी को देखेंगे तो सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर है, बट कैश मार्केट में कई स्टॉक्स में बहुत अच्छी चाल चली हुई है। यहाँ से मैंने आज जो स्टॉक पिक किया है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो कि अभी 198 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, हाई टेंसाइल फास्टनर्स बनाने वाली कंपनी है। ये जितने भी भारत में ओईएम्स है, जैसे मारुति, टाटा, M&M, हीरो मोटो, अशोक लेलैंड, फिएट, डेमलर, सबको कैटर करती है। एक दमदार कंपनी है। एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएसए, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सब जगह। 3 प्लांट्स हैं इनके हरियाणा में। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है और दिसंबर क्वार्टर में बेहद ही दमदार इसके नतीजे थे। 11 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस 4 करोड़ वाईओवाई। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 4 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इसके नतीजे आए नहीं है, नतीजे आने बाकी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दमदार नतीजे होंगे। जैसे हमने परसों मैंने मतलब फ्राइडे को मैंने पंधार टेक्नोलॉजीज, जो कि ऑटो कंपोनेंट कंपनी, उसको रिकमेंड करा था और मेरे बात करने के थोड़ी देर बाद नतीजे आए। नतीजे बेहद दमदार थे, स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। वैसा ही कुछ इस स्टॉक में भी मुझे लगता है रिजल्ट के एंटिसिपेशन में रिजल्ट तक अच्छी तेजी बननी चाहिए। DII की अच्छी खासी 8% हिस्सेदारी है। L&T म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड के पास भी ये स्टॉक है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 220 का शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस 190। ओके, 190 का स्टॉप लॉस और
220 का टारगेट, ये है राय आपके लिए स्टर्लिंग टूल्स में खरीदारी करने की। स्टॉक 8% की तेज दौड़ लगाता हुआ इस वक्त हम बहुत ही जबरदस्त एक्शन में। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे लगातार फोकस है सेठी साहब का और सारे के सारे स्टॉक्स उनके टारगेट के पार निकलते हुए उसके भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। बताएं सेठी साहब दूसरा स्टॉक आज के लिए। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है वो वापस से कॉमन हो गया है आशु जी के साथ, डेल्टा कॉप, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। कई बार मैंने रिकमेंड करा है, शॉर्ट टर्म में कई बार टारगेट भी अचीव हुए हैं हर बारी। ये स्टॉक अभी 173-74 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, जो अनलॉक वाली थीम है बहुत अच्छी थीम है जिसको प्ले करना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो 26 अप्रैल को मैंने जब ये कोरोना के केसेस अपने ऊंचाई पे थे तब इंडियन होटल्स को इसी थीम में रिकमेंड करा था। 106 के लेवल पे एसपीएल सेगमेंट में 175 का लॉन्ग टर्म टारगेट था और वहां से बहुत अच्छे 130 तक के लेवल्स पे आ गया है इंडियन होटल। वैसे ही मुझे लगता है डेल्टा कॉप, अब जब हम अनलॉक की तैयारी कर रहे हैं तो एक रिवेंज टूरिज्म की आजकल बातें होती है, जैसे लोग बाग अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा या खुलेगा तो जिनको 2 वैक्सीन लग गई है, जो अपने सेफ समझ रहे हैं, उनको डेफिनेटली टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। और गोवा इज अ वेरी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। मुझे लगता है गोवा में इनके कैसीनोज है, गोवा में, सिक्किम में, फिर दमन वाला अभी शुरू नहीं हुआ। बाकी इनके ऑनलाइन गेमिंग एप्स भी है जिनमें इनकी एक हल्ला प्ले करके फैंटेसी स्पोर्ट्स का ऐप है जिसमें नजारा टेक के साथ भी इनका टाई अप है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, हाई मार्जिन बिजनेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 34% का। बाजार के मार्की इन्वेस्टर्स राधा किशन जी दमानी, राकेश झुनझुनवाला जी की हिस्सेदारी है ही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जैसे जैसे हम अनलॉक की थीम की ओर जाएंगे, अनलॉक होते जाएंगे, मुझे लगता है ये अच्छा करना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा लगता है। इसका मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 185 का, स्टॉप लॉस रखना है 165। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक फेवर्ड पिक है जहां पर आपको रखनी है नजर। जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। शुक्रिया सेठी साहब। दीप एक मिनट दीप एक मिनट। मैं सेठी साहब से एक सवाल है मेरा, 1 मिनट रुकिए। इससे पहले सेठी साहब को आप जाने दें। सेठी साहब, ये आपके और आशीष सर के स्टॉक कॉमन कैसे हो जाते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। विचार तो आपके दूर दूर तक कभी मिलते नहीं है। आज तक आपने एक भी शॉर्ट कॉल दिया नहीं है बेचने का, ज्यादा से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल करते हैं। और आशीष सर तेजी का कॉल देते हैं दिल पे पत्थर रखे, मतलब इतना बड़ा पत्थर कि आप सोच नहीं सकते। ये फिर विचार कैसे मिलते हैं? कोई इसका कोई अंदाजा है आपको? और अगर आपको अंदाजा नहीं हो तो फिर मैं कुणाल जी, राकेश जी को पूछूं। देखिए अनिल जी, तभी तो वो स्टॉक कमाल करता है बिकॉज मेरी तेजी की कॉल रहती है और इनका जो कभी कभार तेजी होती है वो उसी स्टॉक में आ जाती है, तो फिर तो डेफिनेटली सोचना ही नहीं है। और आशु जी तो क्या फंडामेंटल एनालिस्ट जाने जाते हैं, बट है वो टेक्निकली, तो वो देखिए दोनों का जब एक ही स्टॉक पे होता है तो मुझे लगता है वो स्टॉक कमाल करता है, तो वही है। नहीं, आशीष सर तो ऑलराउंडर है, टेक्निकल भी देख लेते हैं, फंडामेंटल भी देख लेते हैं, और एफएनओ के तो स्प्रेड ऐसे बना के स्प्रेड खिलाते हैं कि पूछे मत। तो मतलब कोई और अच्छा, मार्केट की नेटवर्किंग भी पूरी है, तो खबरी है, एनालिस्ट भी है, तो हर तरह का मतलब सारी विधाओं में पारंगत है। जी आशीष सर कुछ कह रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। जी आशीष सर। मैं कह रहा था अनिल जी, आपने नोटिस किया होगा कि इस बजट के बाद से मतलब बजट वाले दिन शायद, अगर सेठी जी भी को याद होगा, शायद ये और मैं सबसे पहले तेजी में थे। और वो दिन यार अनिल जी, ये साल का जो 2-3 महीने चल रहे हैं ना, ये ऐसे तार मिले हैं सेठी जी के साथ, मतलब 90% स्टॉक्स मेरे उनके साथ आजकल मैच कर रहे हैं। पर मुझे तो बहुत खुशी है अनिल जी। और अनिल जी वो इतना फॉलोअप भी नहीं देते। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी हमने 15 दिन या 8 दिन पहले अंबुजा सीमेंट भी बोला था और कई लोगों ने मुझसे पूछा और मैं सबको कहता था होल्ड। और आज देखिए वो 2-3 दिन के अंदर उसमें अब कैसा मूव आया है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अंजलि, स्टॉक नहीं मिले हैं, तार मिल गए हैं ऐसे, जिसकी वजह से आजकल स्टॉक कॉमन हो रहे हैं। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि 2 दिग्गज हमारे एक्सपर्ट पैनल पे हो और उनके विचार मिले, और साथ में कुणाल जी, राकेश जी भी डेल्टा कॉप पे बुलिश है, तो वाह। वो कह रहे जहां 4 यार मिल जाए तो चारों तैयार है एक साथ। तो आशु सर, विकास सेठी साहब और कुणाल जी, राकेश जी, ये है डेल्टा कॉप में तेजी की राय। और हम सब तो इसलिए बुलिश है कि चलो डेल्टा कॉप चलेगा, कुछ लॉकडाउन खुलेगा तो हमें घूमने ले जाएंगे, वॉटएवर। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और दीप, हाँ अब तैयार है अपने 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए? बिल्कुल सर, तैयार है स्ट्रैटेजी। बिगुल भी आपके लिए तैयार है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए।
सर बैंक निफ्टी में बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। ग्लोबल बाजारों से सुबह से ही सपोर्ट है। 100-125 अंक जो डाउ फ्यूचर सुबह से मजबूत था वैसा ही है। 130 अंक ऊपर इस समय दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप 0.5% की खरीदारी देख रहे हैं। यूरोप की भी अच्छी शुरुआत हुई है। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद हम रिबाउंड देख रहे हैं। आज 2% ऊपर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है और डॉलर स्टेडी ट्रेड कर रहा है। रुपया अभी भी 73 के नीचे ही है। तो अच्छे ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं। एशिया में भी हमने देखा हांगकांग नीचे से सुधर कर बंद हुआ और जापान और चीन तो पॉजिटिव ही थे। बताएं सर क्या करना चाहिए? तेजी सिंपल है दीप, घबराना ही नहीं है। SGX पॉइंट 100 पॉइंट नीचे दिखे तो डरना नहीं है, चाहे वो 7 बजे दिखे, चाहे रात को दिखे, चाहे वीकेंड पे दिखे और चाहे सुबह 8 बजे दिखे, चाहे 9 बजे दिखे। डरना है ही नहीं। आप सिंपल चीज समझो। देखिए पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि जब 100 पॉइंट नीचे था तो हम ये कह रहे थे कि ये तो खुलना ऊपर चाहिए, नीचे कैसे खुल रहा है। अब पता नहीं कहां से क्या होता है, भगवान जाने, मुझे समझ में आता है। बट एनीवे हमारा व्यू बहुत क्लियर है और डिप कोई भी मिले खरीदना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहां से भी और तेजी बनेगी। क्यों बनेगी बता दूं। 15,200 के ऊपर आप निकलकर टिक गए आखिरी 1 घंटे में। 3 बजे तक आप 15,200 के ऊपर बने रहे, जो कि पूरी संभावना है दीप, तो आपके लिए जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग की जगह खुलती हुई नजर आएगी और यहां से भी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। क्योंकि 15,200 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो दीप करीबन 40 और 30 70 और 30 100 120 100 करीबन 1 करोड़ 30-40 लाख शेयर अब भी शॉर्ट है कॉल राइटर्स 15,200 तक। तो ये जो कॉल राइटर्स शॉर्ट होकर बैठे हैं और जो 15,200 पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ये अब जिसमें से 12 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये मुश्किल में और ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। आज 15,200 के नीचे बंद होने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और वो इसलिए कि 15,200 के पुट पर 32 लाख शेयर बन चुके हैं और उसमें से 19 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो बड़ी हैवी पुट राइटिंग हुई है 15,200 पर। तो 15,200 के नीचे की संभावना कम है, 15,240 के ऊपर की संभावना ज्यादा है बंद होने की। और उस लिहाज से मुझे लगता है आज और कल के लिए। और देखिए डाउ फ्यूचर्स आपके 150 पॉइंट ऊपर है, फिर किस चीज से डरना है। अब देखिए ओवरनाइट रिस्क हमेशा रखनी पड़ती है। बाजार में कुछ ऊपर नीचे होना ये तो होगा, कभी न कभी तो होगा। कब होगा वो आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन जो संकेत आपके हाथ में है उन्हीं के दम पर आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ तेजी में रहना है। तो मेरा ये समझना है कि तेजी में रहना चाहिए और कल के लिए टारगेट आपको रखना चाहिए दीप की, कितना रखेंगे, 15,310 का टारगेट मिनिमम रखें और उसके बाद 15,400 का ये निफ्टी पर। तो तेजी की पोजीशन में बने रहें, टिके रहें, दबाकर कोई दिक्कत की बात नहीं। 15,300 पार होने के बाद और 38-40 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट कवरिंग ही बाजार को ऊपर ले जाने वाली है, तो इसलिए बने रहें, कोई चिंता की बात नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और जिस लेवल पर बैंक निफ्टी आता दिख रहा है ये इंटरेस्टिंग है। 35,000 के आसपास है। बस ये 3 बजे के पहले 35,000 के ऊपर टिका रह जाए अगले 15-20 मिनट, तो दीप हो सकता है ये 35,400-500 की तरफ तुरंत आज और कल में ही बढ़ जाए। वहां से अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में बन सकती है, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ अब बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट आना शुरू हो रहा है। रिस्क एक ही है कि बैंक निफ्टी में 35,000 के कॉल पर 20 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो एक बड़ा पड़ाव है। लेकिन अगर आखिरी आधे घंटे के पहले अगर यानी 3 बजे के पहले ये 35,000 को होल्ड कर लेता है तो फिर यहां पर भी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और अच्छी खरीदारी होती दिखेगी। बेस्ट पार्ट ये कि आप 34,500 के नीचे की रिस्क नहीं है, तो आपके लिए रिस्क 500 पॉइंट की है और वो भी इस लेवल पर, और यहां से अपसाइड और खुलती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन के जरिए आपको तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए और निफ्टी में तो रहनी ही रहनी है, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बाजार का सेटअप। करंट लेवल्स पर अगर आपको बैंक निफ्टी दिखता है तो यहां से और बड़ी तेजी है और वैसे भी बाजार एक और तेजी के लिए हो रहा है तैयार, तो नजर रखिए, एक्शन यहां से और भरपूर हो सकता है। आइए फिर कुछ स्टॉक्स जो फोकस में आ रहे हैं, चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। 5 दिन के छोटे से करेक्शन के बाद आईटीसी में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 210.50 211 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आईटीसी में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईटीसी यहाँ से 2 से 5 दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 216 का पहला टारगेट होगा। 216 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 220 से 222 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाय आईटीसी एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 206 रुपया 50 पैसा, टारगेट ऊपर में 216 और 222। ये दो लेवल्स 2 से 4 दिन के अंदर देखने को
ऑप्शंस में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 210 वाला कॉल ₹3.10 पे मिल रहा है, इसको खरीदारी करें। ₹1.60 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ₹4.5 से लेके ₹5 तक के टारगेट आईटीसी के 210 के कॉल के अंदर देखने तो सुमित जी जब आप कोरोना प्रभावित हुए थे और आप जब अच्छे खासे जब हुए उससे पहले जब ठीक ठाक थे, तब एक दिन आईटीसी नींद से जागा था, 225 तक पहुंचा था, 227 तक, और उसके बाद वापस गिरा के 203 आ गया। आप जैसे ही 5 हफ्तों की छुट्टी में, ये हॉस्पिटल में जब आप एडमिट थे, आपके पास वाले बेड पे आईटीसी था? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए, 2 जगह ब्रेकआउट आया है तगड़ा वाला आज, एक तो सुमित जी की हेल्थ में और दूसरा आईटीसी की वेल्थ में। तो चलिए, दोनों चलने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, भागने के लिए तैयार है। सुमित जी ने आते ही अभी हिलाया है इस सोते हुए शेर को या हाथी को, जो आपकी मर्जी है जिसको बोल दे। तो आईटीसी भी चलने को तैयार है, और मैं आईटीसी पे कोई भी राय लूंगा भी नहीं आशु सर से, रिस्क लेना ही क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 बिगुल बैक टू बैक, एक है किरण जी के लिए और दूसरा है वागले साहब के लिए। बताएं सर। किरण जी शुरुआत कीजिए। अनिल जी, अच्छा, शुक्रवार को मैंने एक्सिस बैंक का कॉल दिया था और उसको रीइटरेट कर रहा हूं, जिन्होंने मिस किया है वो अभी बाय करे। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 733 का रहेगा, 745 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो मैंने टारगेट्स कहे थे 775 780 के, ये टारगेट्स आपको गुरुवार के पहले देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। वागले साहब की तरफ से भी यही कॉल आपके लिए, तो वागले साहब भी से भी पूछ ले। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे 775 तक की अपमूव लग रही है, ₹30 की अपमूव है आज और कल में, और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस 730 का लूंगा। 730 के नीचे जाता है तो काट ले। अभी 745 का भाव है, 745 से 740 तक बाय करें। एक 12-13 रुपए की आपकी रिस्क होगी, और मैं ₹30-32 मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक पर दोनों की तरफ से खरीदारी की राय, वागले साहब की तरफ से भी, और साथ ही साथ आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है किरण जी की तरफ से भी। स्पेशल पिक का बिगुल राकेश जी और कुणाल जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हम भी सुमित जी के साथ साथ हैं, और हमारा भी स्पेशल पिक वाला स्टॉक जो है आईटीसी है। एक अच्छे वाला रिवर्सल देखने को मिला, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 220 224 के लेवल्स ऊपर में मुमकिन लगते हैं, तो आईटीसी डू नॉट मिस काइंड का ट्रेड लगता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी समय से चुप है और लोगों की सबकी निगाह अनिल जी इसी स्टॉक पर है, लेकिन आज इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ये मोमेंटम कुछ कैरी करेगा, इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रख लें 210 रुपए के नीचे, छोटा सा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 216 रुपए का और दूसरा टारगेट 220 रुपए का, तो 220 तक जाने की क्षमता दिखती है। बाय करके चलने की राय। बिल्कुल, तो 220 के लिए है आईटीसी तैयार सुमित जी, और अब राकेश जी कुणाल जी को आ रहा है पसंद। डेज हाई पर है काउंटर, 1.5% की तेजी आईटीसी में बनती हुई दिख रही है। कंजम्पशन स्टॉक्स के साथ ही रहते हैं। आईटीसी में तो एक्शन आ रहा है। जुबिलेंट फूड में खबरों के दम पर कुछ नेगेटिव खबरें आई थी आज सुबह। एक बार देवांशी से जान लेते हैं क्या हुआ है, जहां तक जुबिलेंट फूड का सवाल है, और इस पर बाजार का क्या कहना है। देवांशी बताएं क्या चल रहा है जुबिलेंट फूड में।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए कल ही हम देख रहे थे कि एक मेजर डेटा ब्रीच का मामला जुबिलेंट फूड के लिए सामने आता हुआ दिखा है। डोमिनोज की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा डेटा ब्रीच का मामला होता हुआ दिख रहा है, जहां पे 18 करोड़ यूजर्स का डेटा यहां पे लीक होता हुआ दिखा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनी ने खुद ही ये डेटा ब्रीच को स्वीकार भी कर लिया है और साथ ही कंपनी का ये कहना है कि जितने भी उनके यूजर्स हैं उनके जो नाम है, साथ ही ईमेल आईडीज हैं, ये जो डेटा है ये लीक होता हुआ दिखा है। सबसे पॉजिटिव बात ये है कि इनके कोई भी फिनेंशियल डेटा लीक होते हुए नहीं दिखे हैं, ना तो कंपनी की फिनेंशियल डेटा लीक हुए और ना ही जो यूजर्स होते हैं उनके भी कोई भी फिनेंशियल डेटा लीक होते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन आप देखिए एक बड़ा खतरा का मामला यहाँ पे सामने इसलिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो यूजर्स के नंबर उसमें डाल के जो जितने भी लोकेशन होते हैं वो फाइंड करते हुए दिख रहे हैं, तो स्पाई के जो मामले हैं वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं और ये एक बड़ा खतरा का मामला आता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी के कंसर्न सबसे ज़्यादा हैं। कंपनी का ये कहना है कि कितने ऑर्डर्स भी दिए गए हैं ये भी सामने आता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते ये एक थोड़े से कंसर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेसी का जो ये बड़ा खतरा है इसके चलते हम देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूड पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो जुबिलेंट फूड का यही कहना है कि कोई फिनेंशियल डेटा लीक होता हुआ नहीं दिखा है, केवल यूजर्स के नेम, ईमेल आईडी और कितने ऑर्डर्स दिए हैं उनके जो एड्रेस हैं वो लीक होते हुए दिखे हैं। तो इसके चलते ये आज कंसर्न बड़ा बनता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट फूड के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड जिसके लिए एक कंसर्न बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक तो वैसे एक्शन में रहा है बट थोड़ा ये एक कंसर्न है कंपनी के लिए। सचिन जी, कोई राय जुबिलेंट फूड पर? मॉर्निंग में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ, उसके बाद तो स्टॉक रैली भी कर रहा था, सुबह से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं गया नहीं है 3000 के पास। क्या राय देंगे जुबिलेंट फूड पर? दीपांशु, इनफैक्ट एक करेक्टिव एक्शन के बाद एक अच्छा सपोर्ट नजर आया है 2900 के लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखें तो बेटर होगा। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था 18 मई को और उसी का एक पुल बैक प्राइस पे इसने कंफर्म किया है। तो मुझे लग रहा है अगला जो लेवल है इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है वो लगभग अराउंड 3250 के आसपास का ही है। तो मुझे लग रहा है फ्रेश लाइव हाइज के आसपास ज़रूर स्केल होना चाहिए काउंटर। तो अगर किसी की खरीदारी की पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यह है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर राय। 35,200 के करीब आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी, डेज हाई पर 600 पॉइंट्स की तेजी है इस समय। आइए स्वागत करते हैं इंडेक्स पर राय देने के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका साहब का। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। डेज हाई की तरफ आ रहे हैं बाजार, बताएं सर क्या है स्ट्रैटेजी आपकी? डेटा अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं और खास तौर से बैंक निफ्टी जहां पे 35,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो लेवल ब्रेक करके अभी हम लोग 35,200 के आसपास आ गए हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि हम 35,500, 35,600 भी बहुत जल्दी कल के दिन में क्रॉस करेंगे। तो उसको देखते हुए व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पॉजिटिव है। स्ट्रैटेजी मेरी बैंक निफ्टी में है और ये स्ट्रैटेजी ये है कि हम 35,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे और उसके अगेंस्ट में 35,500 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे। ये बुल कॉल स्प्रेड हो गई, 145 रुपए में बनती है। स्टॉप लॉस होगा 90 रुपए का और टारगेट होगा 250 रुपए का, यानी कि 35,500 600 आने की पूरी संभावना मुझे 2 दिनों के अंदर लग रही है। व्यू बुलिश है, बुल कॉल स्प्रेड 35,200 लेके 35,500 बेचने की सलाह होगी। ओके, तो 35,200 की कॉल खरीदें बैंक निफ्टी की और सामने 35,500 की कॉल बेचें। ये है नितिन जी की राय। निफ्टी पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर रख रहे हैं सर? देखिए निफ्टी में एक तो रेसिस्टेंस 15,200 के आसपास ऑलरेडी था जो क्रॉस कर चुका है और लग रहा है कि ये 15,300 350 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ओआई का जो बिल्डअप है वो लेवल्स क्रॉस कर रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे चांसेस हैं। तो मुझे जो लेवल्स वाइज लग रहा है कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल 15,300 आना चाहिए जो कल ओपनिंग में अचीव कर जाना चाहिए। तो अगर व्यू रखना है तो पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए और 15,300 320 तक के टारगेट कल तक आने की पूरी संभावना लग रही है। तो ये है आपके लिए राय निफ्टी और बैंक निफ्टी और 15,300 310 तक की तैयारी है यहां पर। आइए तैयारी कुछ और बेहतरीन कॉल्स की बैक टू बैक। पहला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल, और उसके बाद आशु सर के लिए भी एक बिगुल।
बताएं किरण जी। बैंक निफ्टी में जो तेजी जारी है उस बैंकिंग स्टॉक्स ही उभर के आ रहे हैं और अभी बाय करने की सलाह होगी फेडरल बैंक पे। पिछला स्विंग टॉप था वो भी तोड़ दिया इसने अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है मेरा मानना है कि 92 के टारगेट्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए, कल परसों तक। तो अभी आपको बाय करने की सलाह है। 86 का छोटा सा स्टॉप लॉस है ₹1.25 का, और 92 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस फेडरल बैंक में क्रिएट करें। खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से। अगला बिगुल आशु सर के लिए और उसके बाद सचिन जी भी देंगे आपको एक BTSTT कॉल। आशु सर के लिए बिगुल सिंध के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी 3 कॉल्स हैं, 2 कॉल्स हैं और एक व्यू है, साथ में ही दे देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अनिल जी एक तो आपका फेवरेट शेयर अभी शेयर किया लेने के लिए, आपका बहुत ऑल टाइम फेवरेट BSE। अनिल जी 775-80 के बीच में BSE को लेना है, 760 का स्टॉप लॉस, और कल तक ही लगता है कि 820 का भाव आ जाएगा इसके अंदर। तो अनिल जी BTST समझे या बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड समझे, BSE लेना है 775, 780 और 760 का स्टॉप लॉस, 820 का टारगेट। एक स्टॉक तो अनिल जी ये कैश का है। दूसरा अनिल जी टाटा पावर ने अपनी कंसोलिडेशन पूरी कर ली है। अनिल जी जून की, अगले महीने जून की 110 की कॉल लेनी है अनिल जी। 5-5.25 रुपए का भाव है, तसल्ली वाला ट्रेड है, नो रश ट्रेड है। इसमें हमारे को काफी टाइम मिलेगा। अभी हम मई में चल रहे हैं, जून की ले रहे हैं 5-5.25 रुपए में, और अनिल जी टाटा पावर की जून की कॉल लेनी है। तीसरी चीज अनिल जी, अगर ये बैंक ये निफ्टी 15,230 के ऊपर बंद हो जाता है तो अनिल जी कल ही 350-400 का भाव हमारे को निफ्टी में मिल सकता है। तो व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर कोई पूछ रहा है, तो किसी ने पूछा कि बियर स्प्रेड क्यों बनाया, तो जो आपने कभी वर्ड यूज किया था कि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करिए, रहना लॉन्ग है। तो अनिल जी सब में लॉन्ग रहना है, फ्यूचर में, कैश में, ऑप्शंस के थ्रू, स्प्रेड्स के थ्रू, सब में लॉन्ग रहना है। वो ट्रेड सिर्फ बियर स्प्रेड ओनली रिस्क मैनेजमेंट है। और चौथी चीज अनिल जी आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि तेजी की कॉल दिल पे पत्थर रख के देखते हैं, तो पत्थर आपको कैसे दिख जाता है वो? सर मैं ना जितना स्टॉक्स और इंडेक्स को एनालाइज नहीं करता हूँ, उससे ज्यादा मैं ना हमारे सारे एनालिस्ट एक्सपर्ट को एनालाइज करता हूँ, मुझे पता चलता है। और आशीष सर की सबसे खास बात बताऊँ, अगर आशीष सर तेजी करके 100 रुपए कमाए तो उसमें उतनी खुशी नहीं होती जितना मंदी करके 25 रुपए कमाए उसमें उतनी खुशी होती होगी। सही है गलत है, दिल से बताना आशीष सर एकदम। अनिल जी जो आपने बोला है ना, ये सही नहीं है, ये 200% सही है। नहीं लेकिन देखिए, लेकिन एक बात, भले ये मस्ती मजाक वाली बात है, हम आपस में करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आशु सर का जो हमेशा प्रयास रहता है वो कि रिटेल इन्वेस्टर फंसे ना, क्योंकि अल्टीमेटली है ना 100-50 रुपए ऊपर नीचे होने में, 5-10% ऊपर नीचे होने में आपकी जो पोजीशन अटक जाती है, और उसके बाद भले तेजी हो जाए, मंदी हो जाए, लेकिन आप कमा ना पाए, उसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और इसीलिए वो खरी खरी बोलते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, और आमतौर पर ज्यादा लोगों को इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आमतौर पर 95% लोग, 98% लोग तेजी में होते हैं, और अगर मंदी की बात करें तो उनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट में। लेकिन कभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखिए, उनकी बातों में बड़ा सार होता है, बड़ी अच्छी चीजें होती है, तो वो ध्यान में रखें। फिलहाल आइए, तो ये स्टॉक हैं जहां आपको खरीदारी करनी है, BSE और टाटा पावर, 2 स्टॉक हैं जो आशु सर के रडार पर हैं इस वक्त आपके लिए आते हुए। तो कुल मिलाकर एक्शन यहां पर आपके लिए और भरपूर होता दिख रहा है। FTSE में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और BSE के सेंसेक्स में भी 2 बड़े बदलाव, और इन दोनों बड़े बदलावों की जानकारी आपको दे रहे हैं कुशल गुप्ता हमारे साथ है तैयार। कुशल बताइए। अनिल जी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले BSE के इंडिसेस की बात करते हैं। 21 जून से जो है ये बदलाव लागू होते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला है सेंसेक्स। आप देखिए बहुचर्चित इंडेक्स है, और यहाँ पर जो एडिशंस हैं वो टाटा स्टील के रूप में होता हुआ दिखेगा, और जो हटेगा वो होगा ONGC का। इनफैक्ट सेंसेक्स नेक्स्ट 50, यहाँ पर भी एडिशंस AU स्मॉल फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के रूप में होते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट और उसके अगेंस्ट में 3 कंपनियां बॉश, LIC हाउसिंग फाइनेंस और TVS मोटर्स बाहर होती हुई नजर आएंगी। BSE बैंकेक्स में AU स्मॉल फाइनेंस ऐड होगा, हाल ही में ये बैंक निफ्टी में भी ऐड होता हुआ दिखा था, और RBL बैंक ये बाहर होता हुआ नजर आएगा। अब आप बात करते हैं FTSE में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेड इनफ्लोज है। 18 जून की क्लोजिंग से ये बदलाव लागू होते हुए नजर आएंगे, और करीब 6,000 करोड़ के
इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा एडलवाइज अल्टरनेटिव रिसर्च का मानना है। ग्लैंड फार्मा लार्ज कैप में शामिल होता हुआ दिख रहा है और IRFC एक और स्टॉक है और यहाँ पर ये मिड कैप में उनके जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है उसमें ये शामिल होता हुआ नजर आएगा। और भारती एयरटेल, टाटा स्टील, L&T, एशियन पेंट्स, TCS समेत कुल मिलाकर 40 स्टॉक हैं जिसके वेटेज में हमें बढ़त देखने को मिली है। अब इन्फ्लोज की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्लैंड फार्मा करीब 510 करोड़ रुपए के इन्फ्लोज होते हुए दिखेंगे, साथ ही IRFC में भी 150 करोड़ रुपए के इन्फ्लो आने का अनुमान है। और अगर आप दिग्गज कंपनियों की बात करें जिसमें वेटेज बढ़ा है, उसमें टॉप 5 जो नाम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें भारती एयरटेल करीब 450 करोड़ रुपए यहां पर आ सकते हैं, साथ ही टाटा स्टील, L&T, एशियन पेंट्स और TCS यहां पर 340 करोड़ से लेकर 442 करोड़ रुपए जो है एज एन इनफ्लो इन सब स्टॉक्स में आ सकते हैं FTSE के बदलाव लागू होने के बाद। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े बदलाव FTSE में होते हुए दिख रहे हैं, जिनके चलते भारतीय कंपनियों का बढ़ेगा वेटेज और इस वेटेज का होगा फायदा भी। इन पर रहेगी नजर रखते हैं एक और स्टॉक पर जो बताने वाले हैं सचिन जी, बिगुल BTS वाला। फुल फॉर्म में है सचिन जी, बीच बीच में जब भी मौका मिले शॉर्ट लगा रहे हैं, तो आइए एक और स्टॉक सचिन जी की तरफ से बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है BPCL इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, पिछले 4 दिन पहले ही यहाँ पर एक पेनेंट ब्रेकआउट हुआ था जिसके टारगेट लगभग अराउंड 495 के आसपास के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से भी फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 467 के आसपास एंड खरीदारी करनी है 495 के टारगेट के लिए BPCL में। तो BPCL में और खरीदारी करें, बड़े ब्रेकआउट के संकेत BPCL में आते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं। और हम लगातार आपको BPCL के बारे में, ITC के बारे में, वेदांता के बारे में कह रहे हैं कि होल्ड करके रखिए। बीच बीच में छोटे मोटे कभी कभी थकाएगा, कभी कभी अटकाएगा, आपको लगेगा क्या हो रहा है। यही चीज आपके लिए ITC के बारे में भी है, कभी भी बड़े मुंह आने की तैयारी होती है, वो आपको कहकर नहीं आएंगे। वेदांता भी अगर आपने खरीद कर रखा है, कोई चिंता न करें, बिल्कुल आप लिख कर रखें, 320 रुपए में आपका आराम से बिकेगा। पड़ा रह लीजिए, शांति से बैठ जाइए। और BPCL को लेकर जब ये सचिन जी ने कहा तो कुछ कॉन्जेंसिस के हवाले से एक खबर भी आती हुई दिख रही, जरा नीचे ये खबर फ्लैश होती हुई दिख रही। सरकार BPCL के लिए सितंबर अंत तक बोलियां मंगवाएगी। बिल्कुल ये वही खबर है जो परसों हमने आपको दी थी शुक्रवार को, कि हमारे हिसाब से जुलाई के अंत तक बोलियां आनी चाहिए। और फाइनेंशियल बिड्स और शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए भी सितंबर तक। तो हमारी जो खबर है वही कोजेंसिस भी आज आपको बता रहा है, जो हमने शुक्रवार को आपको बताई थी। आपको याद होगा, चेतन बुटारी हमारे संवाददाता जुड़े थे और उनका ये कहना था कि जुलाई के अंत तक फाइनेंशियल बिड आने की संभावना है। एग्जैक्टली वही खबर आपके सामने आती दिख रही है। जुलाई के बजाय कोजेंसिस का अंदाजा सितंबर तक का है, हमारा अंदाजा है जुलाई के अंत तक का। तो लगभग वही जुलाई सितंबर जो भी अगस्त बीच में पड़ता है तो देख लेंगे, लेकिन आने की तैयारी में है। सरकार ने एक वर्चुअल डेटा रूम बना दिया जहां पर जो भी बायर्स हैं, जो भी बिडर्स हैं, वो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डिटेल चाहिए, उसके लिए वो वर्चुअली इस डेटा रूम में एक्सेस कर सकते हैं, डिटेल मांग सकते हैं। तो सरकार डाइवेस्टमेंट फ्रंट पर काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये खबरें आपके सामने आती हुई दिख रही है और BPCL भी इन्हीं खबरों के दम पर और एक्शन में आता हुआ नजर आएगा। इस पर करिएगा फोकस। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्शन आपके लिए है। और जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस स्टॉक को लेकर भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई है। ये स्टॉक भी आज काफी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आया था। देख लेते हैं वापस रिकवर हुआ है या नहीं। हाँ, 3000 के आसपास है, थोड़ा नीचे ठंडाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी स्टॉक्स में अगर आप फोकस डालें तो यहां पर खबरों के दम पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स के स्टॉक्स जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं, एक बार उन पर फोकस कर लिया जाए। और नतीजों के लिहाज से मेरे ख्याल से ग्रासिम के नतीजे आने बाकी है। ग्रासिम आज रिजल्ट से पहले, किरण जी जरा एक बार चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बनता है या नोटा है? अनिल जी, ग्रासिम का चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है ग्रासिम में कोई नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। 1350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर जो है वो रहने चाहिए, पर अगर आपका स्टॉप लॉस 1350 के नीचे होना चाहिए। जो पुल बैक आएगा तो वो लगता है मुझे कि 1420 तक जा सकता है।
ओके, तो ग्रासिम नतीजों का इंतजार है, इस पर आप रखें नजर रखें बीपीसीएल, जिसके बारे में हम लगातार आपको बताते हुए देख रहे हैं। इस पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, और साथ ही जो बाकी डाइवेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। और एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जिसके ऊपर काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, और थोड़ी देर में हम कुछ और डिटेल्स भी उसके बारे में बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए उसके लिए। पर आइए तब तक नैटको फार्मा पर डालते हैं नजर, क्योंकि ये 10% ऊपर है और सुबह से ही काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आइए देवांशी से जानें क्या चल रहा है आज नैटको फार्मा में। देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए आज नैटको फार्मा के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो इनकी जो कैंसर की दवा है रेवलिमिड, इसकी जो जेनरिक वर्जन है अब कंपनी को लॉन्च करने की यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। इसके जो इनोवेटर है उसके साथ कंपनी ने ऑलरेडी सेटलमेंट कर दिया, और अब इसको लॉन्च करने की उम्मीद करीब FY22 मार्च में होती हुई दिख रही है। तो एनालिस्ट भी काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए जो इनोवेटर है सेलिजीन, उनकी जो बिक्री थी इस दवा की वो भी काफ़ी बड़ी थी, और इसका यही माना जा रहा है कि अब नैटको को भी इतना ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख सकता है आने वाले साल में। अब देखिए FY22 में करीब $1210 करोड़ तक की जो आय थी वो इनोवेटिव ड्रग को मिलती हुई दिखी थी, और साथ ही जो पहली तिमाही में भी हमने देखा करीब $300 करोड़ तक की जो आय है वो इस इनोवेटिव ड्रग ने इस बिक्री से किया है, इस दवा की बिक्री से उनको मिलता हुआ दिखा है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि नैटको फार्मा की ये जो दवा रिलीज होती हुई दिखेगी या लॉन्च होती हुई दिखेगी, इनको भी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही माना जा रहा है कि इस दवा के लॉन्च के साथ आने वाले समय में इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस दवा का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसकी रीरेटिंग भी होने की संभावना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस में ये पहली कंपनी होगी जो इस दवा को लॉन्च करती हुई दिखेगी। इसके 180 डेज के बाद जो दूसरी कंपनीज हैं वो इस दवा को लॉन्च कर पाएगी, लेकिन ये मार्केट को पता था, तो इसके चलते बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, केवल इस बात से रिएक्ट कर रहा है कि इसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है और अब ये लॉन्च करती हुई दिखेगी। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कंपनी को किडनी और जो ट्रांसप्लांट है उसको से मंजूरी मिल चुकी है, तो पार्टनर के साथ अपनी दवा को भी लॉन्च करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही जो कोविड दवा है मोलनुपिरेविर, इसके स्टेज 3 होते हैं, फाइनल क्लिनिकल ट्रायल्स अब ये शुरू हो चुके हैं, तो आने वाले समय में इसकी भी लॉन्च की योजना बनती हुई दिख रही है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, लॉन्च होने वाली है, और इससे बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। यही नहीं, अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो नैटको फार्मा के लिए एक और पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही थी। ब्लैक फंगस बनाने की जो दवा है उसके लिए भी नैटको फार्मा को मंजूरी मिल चुकी थी। करीब 6 ऐसी कंपनीज हैं जिनको मंजूरी मिली थी, जिसमें नैटको फार्मा एक है, और इसके चलते भी हमने देखा था पिछले 1 महीने में काफ़ी अच्छा रनअप नैटको फार्मा में हो चुका था। लेकिन आज ही की ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं ये कैंसर की दवा के चलते करीब 10 से 12% तक के गेंस इस स्टॉक ने बताए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नेटको फार्मा में पूरा का पूरा विश्लेषण। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपको मुलाकात करवाने का एक खास मैनेजमेंट से, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर। ये स्टॉक है आज सुर्खियों में नतीजों के बाद। कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर वी कल्याण रामा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपके नतीजों के बाद जो कौन कॉल हुई है उसमें काफी कुछ डिटेल्स आई हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि आपसे उन्हीं पर बातचीत की जाए। बताएं सर, जो लैंड लाइसेंस पॉलिसी है उसको लेकर क्या कुछ विस्तार से बातचीत हुई है, किस तरह की पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दी है और कॉनकोर पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे विस्तार से बताएं सर। इसमें लैंड लाइसेंस फी का अभी फाइनल हो गया। एक जो फॉर्मूला भी वर्कआउट हुआ है, ये 6% ऑफ द मार्केट वैल्यू हम लोग को पे करना लैंड लाइसेंस फी। तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन में भी देयर वर सम डिस्कशंस पिछले साल में चल रहे थे, तो हम लोग जो कैलकुलेट किया हुआ है उस हिसाब से हम लोग सोचा 450 करोड़ का हम लोग को लगेगा लैंड लाइसेंस फी। बट फाइनली जब हम लोग वर्कआउट किया, फाइनल प्रिंसिपल सेटल हुआ, करंट मार्केट वैल्यू उस हिसाब से करीब 520 करोड़ का लैंड लाइसेंस फी बना। और कुछ पुराना जूस थे, कुछ 2-3 साल का ऐसे डिस्कशन चल रहा था, वो 1 टाइम पेमेंट उसका किया हुआ है। कुछ सर्विस टैक्स का मामला छूट गया था रेलवे का तरफ से, वो इस बार रेज किया, तो ये तो गवर्नमेंट जूस है उसको पे करना है। सब कुल मिलाकर करीब 650 करोड़ प्लस हम लोग लैंड लाइसेंस फी पे किया इस साल। बट अभी आगे के लिए
now the formula is fixed. It is 6% of the land license. The current market value is a land license. तो उस हिसाब से इस साल का हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका है उसका, बिकॉज वी नो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन 1st of April 21. The land available with us today, because we surrendered 16 टर्मिनल को हम लोग सरेंडर कर लिया पिछले साल में, और कुछ एग्जिस्टिंग टर्मिनल में भी कुछ लैंड को सरेंडर कर रहा है, तो राइट साइजिंग ऑफ द डिपोज हम लोग कर रहा है। तो उसका वो सब का बाद अभी जो करंट मार्केट वैल्यू लेके इस साल में हम लोग का लैंड लाइसेंस भी करीब 450 करोड़ रुपए लगेगा। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए अब नया फॉर्मूला, 6% लैंड लाइसेंसेस लगेगी। इस बार के आपके रिजल्ट्स में बड़े इंटरेस्टिंग देखे हैं, काफी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हुए नजर आए, काफी वन टाइम एक्सपेंसेस भी आपने राइट ऑफ किए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि कौन ने पूरा बुक्स क्लीन अप किया है, बैलेंस शीट उस हिसाब से तैयार की कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, बिडर्स हैं, उनके लिए एकदम क्लीन स्लेट मिले अगर वो बिड करना चाहते हैं कॉनकोर के लिए। क्या यही इरादा है? क्या कुछ आपने किया, ये बताएं सर। इरादा तो आप सही पकड़े हैं, इरादा वही है, डाइवर्समेंट का तैयारी है। तो बिकॉज स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया। अब ये कब होगा, कब इसका कंप्लीट करेगा, वो गवर्नमेंट का डिसीजन। पर हम लोग का तरफ से बैलेंस शीट को क्लीन कर रहा है। तो जो पेंडिंग, जो डिस्प्यूटेड आइटम्स है, जो डिस्कशन आइटम्स है, जो एज ए PSU वी कुड हैव कंटिन्यूड द डिस्कशंस, बट जब डाइवर्समेंट के लिए आ रहा है, इसमें एक फाइनलिटी लाना है, बहुत जरूरी है। तो वो जो चीज हम लोग इस बार किया है, तो वन टाइम एक्सपेंसेस हम एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले जो अभी हुआ है कॉन कॉल में भी, मेनली 3 है उसमें। एक तो LLF आपको समझाया मैं अभी, उसमें करीब 130 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा जो है इस क्वार्टर में बुक किया है। इसके अलावा एक एम्प्लॉय बेनिफिट जो है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम के लिए 70 करोड़ रुपया बुक किया, और जो 16 टर्मिनल हम लोग सरेंडर कर दिया, उसमें जो फिक्स स्ट्रक्चर्स जो रह गया, जो नॉन रिकवरेबल है, उसका बुक वैल्यू इज अराउंड 78 करोड़। वो एसेट वैल्यू को हम लोग प्रोविजन कर दिए। ये कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपए का वन टाइम बुकिंग है ये। एंड इसके अलावा यदि आप देखा जाएगा तो और कोई ऐसा चीज जो है नहीं होना चाहिए। 99% हम लोग क्लीन कर दिया अभी, तो आई थिंक वी विल नॉट हैव एनी सरप्राइजेस फर्दर। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब ये तो डाइवर्समेंट अपनी जगह प्रोसेस है, जब होगा तब होगा, और जिस तरह की बोलियां आएगी, जिस प्राइस पर आएगी वो देखा जाएगा। लेकिन कंपनी का काम तो चलता ही रहेगा, बिजनेस चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। तो ये बताएं सर कि कॉनकोर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये जो अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, इसके लिए क्या गाइडेंस है, किस तरह का बिजनेस कॉनकोर का रहने वाला है, इसके बारे में जरा बताएं सर। अब जरूर बताएंगे। उसको बताने पहले मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो Q4 है, ये वन टाइम एक्सपेंसेस को निकाल दे तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में ये सबसे बेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए। इट वाज अ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, अभी तक पूरा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। इतना अच्छा रेवेन्यू हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो ये मार्केट भी समझ गया है, वो तो इसलिए जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में। अब आगे के लिए, आगे FY के लिए हम लोग का गाइडेंस आज का हम लोग वर्कआउट किया हुआ है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द लास्ट 1 मंथ ऑपरेशंस। टॉप लाइन में वी आर एक्सपेक्टिंग 12% ग्रोथ मिनिमम आना चाहिए, और बॉटम लाइन में देयर विल बी वेरी गुड ग्रोथ। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है ये दुगना हो जाएगा, 100% ग्रोथ। सो जो 500 करोड़ पैट है, अगले साल इट विल बी 1000 करोड़ पैट। ओके, तो ये आपके लिए पूरा आगे के साल का गाइडेंस। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण राम साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आगे की प्लानिंग पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो ये थे वी कल्याण राम साहब, CMD कॉनकोर के, बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में। तो लैंड लाइसेंसिंग फीस को लेकर जो अब तक बिडर्स को अनिश्चितता थी वो क्लियर हो चुकी है, और साथ ही बैलेंस शीट पूरी तरह से क्लीन अप, अब तैयार है कंपनी डाइवेस्टमेंट के लिए, और यही बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक 8% की दमदार मजबूती के साथ
ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। बाजार थोड़ा सा नीचे आए ऊपरी स्तरों से, आखिरी आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, इसलिए मैं कहता हूं कि 3 बजे तक 3:05 तक देखिए कि ये टिक पाते हैं, नहीं तो 15,250 पहुंचे जरूर, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, 35,200 पहुंचे जरूर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां से आती हुई दिख रही। देखते हैं क्लोजिंग की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो और क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और इस वक्त एक और स्टॉक जो तेजी से ऊपर भागने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, और वो है पंजाब नेशनल बैंक। मेरे ख्याल से पंजाब नेशनल बैंक बैन में है, तो बैन में शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही, जाने दीजिए, कोई काम का नहीं है। एनएमडीसी लेकिन एक स्टॉक है जो सरप्राइजिंगली वापस रिकवर होता दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में आयरन ओर के दाम कम है, उसके बावजूद आशु सर मेटल शेयरों पर ही आपसे राय लेना चाहता हूं, खरीदा जाए या थोड़ा इंतजार और करना है? अनिल जी देखिए, सिलेक्टिव बाइंग मुझे लगता है कि करनी चाहिए, और उनमें जो मेरी प्रेफर्ड पिक्स अभी होंगी वो शायद हिंडाल्को और वेदांता रहेंगी। और इनमें मुझे लगता है कि अनिल जी देखिए, सेल भी 155.60 से 120 रुपए करेक्ट हो गया। एनएमडीसी भी करेक्ट हुआ है 170 से, थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। बट आई थिंक हिंडाल्को और वेदांता ये दोनों प्रेफर्ड पिक्स रहेंगी। बट अनिल जी टू बी ऑनेस्ट, इतनी वॉलिटिलिटी है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सब इतने बढ़ चुके हैं। बट अनिल जी एक्चुअली क्या होता है कि हम ये अब ना सब लोग मैसेज करते रहते हैं कि आयरन ओर के भाव बढ़ रहे हैं, इसके भाव बढ़ रहे हैं, उसके भाव बढ़ रहे हैं। ये भाव बढ़ने वाले भाव जो भाव के अंदर सब आ चुके हैं, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भाव बढ़ते रहेंगे तो ये भी बढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रेड हो गया, बट ऐसा कुछ ट्रेड खत्म नहीं हुआ है। मेटल्स आर हियर टू स्टे, एंड फंडामेंटली भी अनिल जी जो इनकी डेट रिडक्शन हुई है, दैट रिडक्शन इज फॉर गुड एंड फॉर एवर, फॉर लॉन्ग। तो वो जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिला है, वो यू कांट टेक अवे फ्रॉम देम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक फ्लैश इन द पैन परफॉर्मेंस और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। बट आई थिंक ये जो करेक्शन हुई है ये बहुत हेल्दी है। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी, यही एक सेक्टर है जिसमें लगता है कि ऊपर में लोग ना थोड़े से ट्रैप भी हुए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और देखना चाहूंगा, और शायद ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करूंगा। और अनिल जी अभी आप निफ्टी की बात कर रहे थे, तो अनिल जी मैंने अभी 5 मिनट पहले बात हो रही थी कि 15,230 बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर अगर बंद होता है तो हम कल ही 350 देख सकते हैं। लेकिन अनिल जी जैसे ही उसके ऊपर 250 गया, वहां से 50 पॉइंट की करेक्शन आई है, तो वन हैज टू बी केयरफुल। और अनिल जी मैं तो मतलब जैसे हमने बोला, स्प्रेड में तो कोई टेंशन होती नहीं, 50 ऊपर 50 नीचे कुछ आनी जानी नहीं है। देखते हैं कल तक क्या होता है। बट इंटरेस्टिंग मूव है अनिल जी निफ्टी के अंदर ये। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग मूव है निफ्टी के अंदर भी, और ढेरों स्टॉक्स भी हैं फोकस में आ रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में आज निचले स्तरों से बढ़िया रिवर्सल आपको आते हुए दिखा है। आइए इंडेक्स पर एक और कॉल लेते हैं। ऑप्शंस की बढ़िया कॉल देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर, स्वागत करते हैं कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। दीपांशु, मॉर्निंग में हमने कॉल दिया था 15,150 का, 137-38 के रेंज में, और 162 के आसपास गया भी था, 162-63 तक, तो ऑलमोस्ट 25-26 पॉइंट का एक अच्छा मूव देखने मिला था। डिस्पाइट मार्केट में इतना करेक्शन जो हमें देखने मिल रहा है आज, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आप देखिए कि सेलिंग प्रेशर देखिए, तो 162-63 गया था, और वहीं पे अपडेट भी किया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेने का। एंड अब जो फिर से ये करेक्शन या तो इंट्राडे डिप हमें देखने मिल रही है मार्केट में, आई थिंक शुड बी अगेन यूटिलाइज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अंडरटोन ओवरऑल तो बुलिश है, बट हाँ ये थोड़ी बहुत और डिप देखने आपको शायद और भी देखने मिल सकती है, या तो 15,150, 15,140, 50-60 पॉइंट की एक डिप आपको देखने मिल सकती है। बट नेवरदलेस ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है जब तक 15,100 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं निफ्टी में, तब तक ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहना चाहिए। सो हम दीपांशु अब ये करेंगे कि यही वीकली एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी भी है, उसका हम 15,100 के स्ट्राइक का थोड़ा और डीप इन द मनी हम जाएंगे, और उसका कॉल ऑप्शन में सजेस्ट करूंगा। लगभग अभी 154 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 154 पे ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 119 का क्लोजिंग बेसिस पर दीप। सो क्लोजिंग बेसिस पर 119 का स्टॉप लॉस रहेगा, 154 के आसपास इसको खरीदना है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो टारगेट इसके बनेंगे 195 से लेकर 215 के बनेंगे। 195, 215 ये दो टारगेट्स के लिए 15,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे। थोड़ा और नीचे एक स्ट्राइक मैंने नीचे लिया है, जैसे मैंने बताया कि अगर और 30-40 पॉइंट का करेक्शन आया तो घबराए नहीं, डेफिनेटली खरीद कर चले। 15,100 जब तक होल्ड कर रहे हैं निफ्टी में दीप क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 15,300, 325 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके,
15,300 325 के कॉल के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार। इस समय नजर रखिए जिस तरह का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए, जय ने अपनी कैश का ऑप्शन दे दिया है। थोड़ी देर में अनिल जी से भी उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी लेंगे, पर उससे पहले बैन से बेनिफिट इस महीने के बस 4 दिन बाकी हैं। आज का दिन निकाल तो बस 3 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। बताएं आशीष, एक स्टॉक तो कल बाहर आ गया था कैडिला, कोई और स्टॉक्स हैं जो बाहर आ सकते हैं बैन से? बिल्कुल दीपांशु, फिलहाल 5 स्टॉक बैन में बने हुए हैं। 5 में से अगर आप देखें तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी पूरी संभावना है कि बैन से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहला दावेदार है सेल। यहाँ पर अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो 80% से नीचे घट गई, करीब 79% के पास है, तो इस स्टॉक पर फोकस रहेगा। इसके अलावा एक और मेटल काउंटर है नाल्को, यहाँ पर भी नजर रखिए, 81% है, बॉर्डर लाइन पर है। थोड़ी सी पोजीशंस और घटेंगी तो ये भी स्टॉक बैन से बाहर आ सकता है। और थोड़ी सी स्लाइड प्रोबेबिलिटी जिंदल स्टील एंड पावर, यानी तीनों मेटल स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ सकते हैं। 81% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यहाँ पर भी है। ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन कैनरा बैंक, इस स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ने 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। 113% है। और दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 110% है। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों स्टॉक की एंट्री हो सकती है। सेल, नाल्को और जेएसपीएल, ये 3 स्टॉक बैन से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। कुछ बदलाव जो हो सकते हैं, जो हाई बीटा मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं वो अभी भी शायद बैन में बने होंगे, पर कुछ स्टॉक्स हैं जो बाहर आने की तैयारी में है। आइए, फिर आखिरी 10 मिनट हैं, चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं आज बाजार बंद होने से पहले फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। एक मिनट, कैडिला हेल्थ केयर तो ऑलरेडी, आशीष है क्या हमारे साथ में? कैडिला हेल्थ केयर तो ऑलरेडी बैन से बाहर है, मेरे ख्याल से आज बाहर या आशीष चेक करें, बैन में है या बैन से बाहर है कैडिला? अनिल जी, कैडिला तो बैन में नहीं है, लेकिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इसकी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी आपने बताया करीब 79.42% के पास से जो है फ्राइडे को ये बैन से बाहर आया था। फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कैडिला की देखेंगे तो इसने भी 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया। 103% है यहाँ पर। हाँ, तो फिर यही तो गलत चल रही ना, 103% है, तो फिर बैन में आ सकता है। अभी 80% दिखा रहे हैं, तो 80 नहीं 103% इसे ठीक करें। तो आपके कहने का मतलब है कैडिला बैन में आने की तैयारी में, करेक्ट? आने की संभावना है जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए कैडिला हेल्थ केयर पर अपडेट, जो कल आज ही बैन से बाहर आया था एक दिन के लिए, वापस जा भी सकता है, भाई भरोसा नहीं इसका। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए, कैडिला शायद बैन में वापस आने की तैयारी में है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, पूरा समर्थन है ग्लोबल मार्केट्स का। 125 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, आधे % से ज्यादा की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स। यूरोप पॉजिटिविटी में है, कच्चे तेल में खरीदारी है, सोना और सिल्वर दोनों ही ठीक ठाक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या करके जाएं? डीप तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। भले हम दिन के हाई पॉइंट पर बंद ना हो रहे हो, लेकिन जहां बंद हो रहे हो वो कोई किसी लिहाज से खराब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको रिस्क लगती है कि थोड़ी बहुत अगर आपको हेजिंग करनी है तो 2 तरीके हैं। निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन में या तो आप 15,000 का पुट खरीद कर हेजिंग कर लें, या फिर 15,400 का कॉल बेचकर भी आप हेजिंग कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए उस तरीके से कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 34,900 35,000 की रेंज में बंद होने की कोशिश कर रहा है। यहां पर भी आप चाहें तो 34,500 का एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीद सकते हैं, या फिर 35,500 की कॉल बेच सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लेकिन आपके लिए तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। फिलहाल तो कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसके लिए। और बाकी रहा सवाल स्टॉक स्पेसिफिक और कैश मार्केट के, अगर आपके स्टॉक्स हैं तो डेफिनेटली तेजी की पोजीशन में आपके लिए बने रहने में समझदारी है। यहां पर कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं जिससे कि आपको डर लगे या आप घबराएं कि मैं पोजीशन को होल्ड करूं या निकल जाऊं। तो ये आपके लिए राय है पोजीशन को होल्ड करने के लिए। हाँ, लेकिन हाँ, आशु सर जरूर कह रहे थे कि 15,230 के ऊपर की उन्हें क्लोजिंग चाहिए। आशु सर 15,230 की तो नहीं, लेकिन उसके आसपास थोड़ी सी नीचे जरूर मिल रही है। इस क्लोजिंग को कैसे देखते हैं हम? अनिल जी देखिए, पॉजिटिव तो है, लेकिन 15,230 के ऊपर हो जाती ना तो अनिल जी बहुत कंफर्ट आ जाता, तो मतलब एक क्लियर कट BTC बन जाती। बट अनिल जी 2 चीजें हुई हैं। एक तो वहां से ऊपर जाने के बाद 50 पॉइंट की करेक्शन आई है। ये भी हो सकता है अनिल जी, जो वीक हैंड्स हैं, जो इंट्राडे वाले हैं, वो निकलने के लिए भी हैं। डाउ नैस्डैक, डाउ जितना ऊपर है अनिल जी, जो आप हमेशा बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं कि उतना पॉइंट तो डिस्काउंटेड है। तो अनिल जी ट्रेड तो लॉन्ग ही रखना चाहिए, बट रखना अनिल जी स्प्रेड से चाहिए। और जो इंश्योरेंस मैंने बोली थी अगर वो रहेगी
तो अनिल जी कभी कभी वो जैकपॉट दे जाती है। बिल्कुल, तो जैकपॉट बन सकता है यहाँ से जिस तरह का मूवमेंट आया है। तेजी की पोजीशन बना के रखें, बट जैसा अनिल जी आपको हमेशा कहते हैं, हेज हमेशा जरूरी है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। है कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं बाजार के जहां पर हमें एक बार फोकस कर लेना चाहिए मार्केट्स बंद होने से पहले। होम सेल्स, रियल एस्टेट सेक्टर आज थोड़ी सुस्ती कुछ स्टॉक्स में आपको होती हुई दिख रही है, बट अदरवाइज रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़िया तेजी बनी हुई है। और वर्क फ्रॉम होम से एक जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक ट्रेंड बना है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मानसी निकाल कर लाई हैं। मानसी बताएं क्या निकाल कर लाई हैं आप डिटेल्स? बिल्कुल दीपांशु, देखिए वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के चलते अब बड़े घरों की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। हम देख रहे हैं कि देश के 7 बड़े शहरों में 3 BHK और उनसे बड़े घरों में लोगों की रुचि जो है वो लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। Q4 FY21 में बड़े घरों की बिक्री में 5% के मुकाबले 19% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। बड़े घरों की बिक्री में सबसे आगे MMR रीजन है, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी यानी कि अराउंड 54% की बढ़त ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली है। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक स्टैंप ड्यूटी कम रहने का फायदा भी मिलता हुआ दिखा है और डेवलपर्स को बड़े टिकट साइज के घरों की बिक्री में 30% तक का फायदा देखने को मिला है। खासतौर से डेवलपर्स ने आकर्षक डिस्काउंट स्कीम्स भी रखे, जिसका भी एक असर बिक्री पर जरूर पड़ता हुआ दिखा है। अब एक टेबल आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा जहां पर लग्जरी घरों की बिक्री का ट्रेंड आप देखेंगे। MMR 54% की बढ़त देखने को मिली है। ठीक इन्हीं तरह चेन्नई में 43% ग्रोथ का ट्रेंड दिखा है। फिर पुणे, हैदराबाद, NCR, बेंगलुरु, कोलकाता में नेगेटिव ग्रोथ हमने देखी है। नेगेटिव यहाँ पर बिक्री 12.2% की गिरावट हाथ लगी है। लेकिन इसके अलावा 6 बड़े शहरों की अगर बात करें तो वहां पर कुल 19.2% की ग्रोथ बिक्री में देखने को मिली है। तो इसी के चलते कह सकते हैं कि अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आता हुआ दिखा है, अब घरों की खरीदारी का ट्रेंड भी अलग और बदलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड से घर खरीदारी का ट्रेंड भी आपको बदलते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट कुछ चुनिंदा नामों में हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छा एक्शन बना हुआ है। आशु जी, DLF पिछले हफ्ते तो अच्छा प्रदर्शन रहा, इस काउंटर का हमने अच्छी तेजी भी बनती हुई देखी। क्या राय देंगे सर? पिछले हफ्ते 265 से ऑलमोस्ट अब 280 के लेवल्स पर आ रहा है, DLF पर क्या करना चाहिए? दीपांशु, हमारा इस पे DLF पे व्यू पॉजिटिव है। आज हमने इसकी कॉल भी दी थी, लेकिन समहाउ मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि DLF मेरा एक मतलब बहुत ही फेवरेट शेयर है और मैं चाहता हूं कि चल जाए, लेकिन ये ना मतलब उस तरह का जिस तरह का मूव आना चाहिए। दीपांशु, मैं शेयर कर सका हूं आपसे कि 300 से ऊपर 340 तक जाने के बाद जो 260 या 250 आया वो बहुत ही खराब मूव थी। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी मूव, बट इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। और दीपांशु, मैंने 2-4-5 स्टॉक की जो पिछले 2-3 महीने पहले ट्रैप हुए थे और उसमें कुछ अच्छे मूव आए थे, मैं उसमें इसको DLF को भी रखता हूँ। सो हम तो मतलब जिसे ट्रेडिंग करनी है अभी भी पॉजिटिव मूव्स इसमें बीच बीच में आ रहे हैं, बट जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 85 से 90, PNB 45 के अराउंड, आईबुल हाउसिंग 230 के अराउंड, ये ऐसे स्टॉक्स है दीपांशु, इसमें तो मैं एग्जिट ही ढूंढूंगा, इनमें नया लेन करने का नहीं। सिमिलरली DLF भी 300 के ऊपर अगर जाता है तो आई विल बी हैप्पी कि कुछ लोग अगर जो अभी भी फंसे हुए हैं या जिन्होंने लिया है वो सो मैं दीपांशु इसलिए इनमें कोई नया ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। नया ट्रेड नए स्टॉक्स के अंदर है। चलिए, तो नया ट्रेड DLF में नहीं है, पर अगर किसी के पास पोजीशन है, कॉस्ट के करीब आ रहा है, थोड़ा मुनाफा मिल रहा है, तो शायद बुकआउट के बारे में भी सोच सकते हैं। रियल एस्टेट पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिखा है। नाटको फार्मर पर वागले साहब से राय लेनी थी। वागले साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फ्राइडे को क्लोजिंग शो में पहला कॉल था आपका और जब वो टारगेट दिए थे, अब तो यहाँ देखें तो थोड़े कंजर्वेटिव दिख रहे हैं। पर जिस तरह से नाटको फार्मा में एक दिन में 10% का उछाल आया है, किसी के पास पोजीशन है, क्या करें? और इन लेवल से भी और अपमूव देखते हैं या फिर अब मुनाफा बुक करने का समय है? 3 दिन का व्यू है तो आज बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि टारगेट से कहीं ज्यादा मिला है आपको। लेकिन पोजिशनली आपको 1-8 महीने का व्यू लेना है तो ये 1350 तक भी स्टॉक जा सकता है। ओके, तो यहां से भी और आपको बढ़िया मूव आ सकती है। 1350 के लेवल्स की वागले साहब बात कर रहे हैं, यानी कि अच्छी गेन अभी भी संभव है जहां तक सवाल है
नैटको फार्मा का। नजर रखिएगा इस काउंटर पर, कल आने वाले हैं खबरों के दम पर ऑलरेडी ये काउंटर आपको रिएक्ट भी करते हुए दिख रहा है। कल अल्केम लैब्स के आने वाले हैं नतीजे, इस काउंटर पर भी रखिए नजर, किस तरह से एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख सकता है। बल्कि जी एक राय, अल्केम फार्मा पर एकदम सपाट बंद हो रहा है, कल नतीजों का इंतजार रहेगा इस काउंटर के लिए। देखिए दीपांशु, एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव है। मेरी समझ से यहाँ पे कुछ नया नहीं करना चाहिए। जिनके पास है वो यहाँ पर 2980 के लेवल्स पे नजर रखें, ये एक स्टॉप लॉस है। और ऊपर में 3050 3060 एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए। ये स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है एड ऑफ रिजल्ट्स। ओके, तो अल्केम लैब्स कल आएंगे नतीजे, नजर रखिए इस काउंटर पर। ग्रासिम बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं इसके नतीजे, और एमजीएल इसके भी नतीजों का इंतजार है। पर एक और बढ़िया एक्शन वाला दिन रहा बाजार के लिए। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम आया है, गिरावट होती है तो उतनी भारी नहीं, अच्छी तेजी आपको आती हुई दिखी, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। सुबह गैप डाउन के आसार दिख रहे थे एसजीएक्स निफ्टी पर वहां से बाजार रिकवर होकर अच्छी ट्रेड दिखाते गए। निफ्टी एकदम सपाट बंद हो रहा है, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर आपने देखी है मुनाफा वसूली, पर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर बंद होते हुए आपको दिख रहा है। कहां से आया है आज का एक्शन? पीएसयूज, ये थी सबसे ज्यादा फोकस में। टॉप गेनर्स देखें तो आईओसी 5% ऊपर, बीपीसीएल 2 दिन बाद इसके नतीजे हैं और डिविडेंड का भी इंतजार है, वहां पर तेजी। और एसबीआई नतीजों के बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री आई ओवर द वीकेंड और वहां से आप देखिए 2.5% का उछाल इस काउंटर में रहा। इसके अलावा पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में भी आपने देखी है आज के सेशन में खरीदारी। आइशर मोटर्स, इसने दिया बाजार को सहारा। एलएनटी 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी पर अच्छी मूव आती हुई दिखी 1% ऊपर, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, बजाज ऑटो, एचडीएफसी और साथ ही एचडीएफसी बैंक, यहां पर भी खरीदारी दिखी है। नतीजों के बाद श्री सीमेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में आपने गिरावट आती हुई देखी। मेटल स्टॉक्स कुछ काउंटर्स वीक रहे, हालांकि कुछ काउंटर्स में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी थी। टाटा स्टील 2% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ। ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, एचयूएल, टाइटन, बजाज फिनसर्व, यहां पर भी कमजोरी। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज कोई सहारा नहीं दिया बाजार को, लगभग 1% नीचे ये काउंटर बंद होते हुए दिख रहा है। ग्रासिम के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए जस्ट एज हम क्लोजिंग में जा रहे हैं। 480 करोड़ का मुनाफा है, 456 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। इसके लिए कुछ और फ्लैशेस आने दीजिए, फिर इसको एड्रेस करेंगे, पर मुनाफा थोड़ा अनुमान से बेहतर आते हुए दिख रहा है। कॉनकोर आज का स्टार रहा वायदा कारोबार की तरफ से। 8.5% का उछाल आपने इस काउंटर में देखा, जैसे कि अभी मैनेजमेंट कह रही थी। जो लैंड लाइसेंस फीस का मुद्दा है उसको कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया है, अब डाइवेस्टमेंट के लिए है तैयार। बैन में पीएनबी पर 4.5% ऊपर, बैन में नैल्को पर यहां पर भी 4.5% की तेजी। पेज इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, जी एंटरटेनमेंट, गेल, एनएमडीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और आईडीएफसी फर्स्ट जैसे काउंटर्स में भी आपने देखी है खरीदारी। दूसरी तरफ टोरेंट पावर, बिकवाली यहां पर, रैमको सीमेंट आए थे नतीजे, 2.5% नीचे बंद हुआ। पीरामल एंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ट्रेंड और नतीजों के बाद डॉक्टर लाल, यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी। अनिल जी, थोड़ी मुनाफा वसूली एंड में, स्पेशली निफ्टी पर 15,200 के जस्ट नीचे, बट 34,850 पर बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है, लगभग 250 पॉइंट्स की तेजी के साथ साथ। आज सुबह 7 बजे और पूरे वीकेंड पे 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा था, उसके मुकाबले में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। कहाँ खराब है, हरे निशान में तो बंद हुआ है। बैंक निफ्टी को देखिए 250 पॉइंट, 235 पॉइंट ऊपर बंद होना कोई खराब थोड़ी है, तो मेरे ख्याल से तो कोई खराब क्लोजिंग है नहीं, अच्छी क्लोजिंग है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हरे निशान में बंद हो रहे हैं, ये अपने आप में अचीवमेंट है और बढ़िया है। वायदा कारोबार के एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली सीरीज है, और मंथली सीरीज में जाने से पहले अगर आप अपनी मजबूती को बरकरार रख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई चिंता और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और आप देख सकते हैं 100 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स भी आपके ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो अमेरिका से भी संकेत कोई ऐसे बुरे तो नहीं है। देखते हैं बस अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हो जाए, उतना काफी है, इससे ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं। अगर उतना भी हो गया तो अपने आप में ये भी राहत की बात है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर आपके लिए आएगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो आना गलत भी नहीं है। जी हाँ, डाउ फ्यूचर्स 148 पॉइंट 150 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए फाइनल क्लोजिंग जो आई है 15,200 के बेहद करीब है, 15,197 पर, और 34,943 पर आई है फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। तो क्लोजिंग फाइनल जो आई है वो काफी अच्छी आती हुई दिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए। कोरोना काल के बीच 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर राज्यों की केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत हुई है उसका कोई रिजल्ट निकल कर आया नहीं। कुछ राज्य तो चाहते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अभी वाले हालात में नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई कोरोना को देखते हुए एग्जाम कराओ ही मत, छोड़ दो, जाने दो।
पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन है कि एग्जाम हुए तो बच्चों में तो, और अभी तो क्या थोड़ा मामला ऐसा हो गया कि बच्चों में ज़्यादा संक्रमित होने की खबरें आ रही है, तो इसलिए और पेरेंट्स को भी डर लग रहा है। तो अब बड़ा सवाल है कि इसका कन्फ्यूजन जो ये इतना बना है, सॉल्यूशन क्या है? अगर बच्चों के थोड़ा संक्रमित होने का डर है तो भी तकलीफ, एग्जाम नहीं हो तो आगे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा? 12वीं पास हुए, सभी पास हो गए, तो फिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? यार मतलब 50 झंझट, ऐसा नहीं कि मतलब इतना आसान काम है कि भाई, तो अब इसको करें तो क्या करें? इसी पर आज हमारी खास चर्चा है। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेंट जॉन हाई स्कूल की प्रिंसिपल कविता सी दास हमारे साथ होंगी, और साथ ही जाने माने शिक्षाविद जगप्रीत सिंह होंगे हमारे साथ, जिनसे हम करेंगे ये बातचीत। 12वीं का एग्जाम क्या है प्लान, ये आप मिस मत कीजिएगा। यह है शाम का आज का 5 बजे का शो, आपकी खबर आपका फायदा। शाम का 6:30 बजे का शो, स्मॉल कैप बड़ा मुनाफा। म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी ने पिछले 1 साल में और स्पेशली पिछले 2 महीनों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस कैटेगरी ने न सिर्फ 120% का हिस्टोरिकल सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है, बल्कि पिछले 1 साल में सेंसेक्स के रिटर्न को 60% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप काफी वोलेटाइल माने जाते हैं, ऐसे में स्मॉल कैप शेयरों में और फंड में इन्वेस्टमेंट की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर सही है, यही हम चर्चा करेंगे आज स्मॉल कैप बड़ा मुनाफा, शाम 6:26 पर मनी गुरु में। आज इंडिया 360 डिग्री में बातचीत होगी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, कोरोना काल में कुछ खास खबरों की। दिया कोविशील्ड एफिकेसी पर सवाल, यह है हमारी आज टॉप स्टोरी। यूके के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोविशील्ड पर बड़ा खुलासा किया है, और वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पता लगाया कि कोविशील्ड की एक डोज कोरोना के भारतीय वेरिएंट के खिलाफ सिर्फ 33% इफेक्टिव है, वहीं 2 डोज की एफिकेसी भी महज 59% है। अब बड़ा सवाल है कि क्या 60% से भी कम इफेक्टिव वैक्सीन से हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं? भारत के लिए चिंता की बात भी है, क्योंकि यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोगों को कोविशील्ड लगी है। तो ऐसे में कोविशील्ड की नई रिसर्च पर 360 डिग्री एनालिसिस होगा, कोविशील्ड एफिकेसी पर सवाल। इसके अलावा सोया मिल्क, बादाम मिल्क के नाम पर कंपनी अब आपको धोखा नहीं दे पाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें अपने प्रोडक्ट से मिल्क शब्द का नाम हटाना होगा, ऐसा कहा है। कोर्ट ने सरकार और कंपनियों से इस पर जवाब भी मांगा है। हाई कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया, और दूध के नाम पर जो ये कंपनियां आपको देती है धोखा, उसमें क्या क्या नुकसान है, इसकी करेंगे पूरी पड़ताल। दूध के नाम पर धोखा। इसके अलावा देश दुनिया की, खेलों की, राजनीति की, कोरोना की और बाकी सारी खबरें भी आपको देखनी है इंडिया 360 डिग्री में रात 8 बजे, 8 से 9 बजे। ये आपके लिए आज का विशेष आयोजन। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आपके सामने 15,197 पर 22 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी 336 अंकों की मजबूती के साथ 34,943 पर, और 50,651 पर नॉट आउट है सेंसेक्स 111 अंकों के छलांग के साथ। 1/4% की मजबूती सेंसेक्स निफ्टी में, तो 1% मजबूत बैंक निफ्टी बड़ी आउट परफॉर्मेंस के साथ आज हरे निशान में खींचता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को। यानी कि वायदा कारोबार के मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होती हुई दिखी है। आइए अब कल इस सेक्शन को और बढ़ाएंगे आगे, नतीजों का सीजन भरपूर है, जोरों पर है। स्टॉक, सेक्टर और इंडेक्स का पूरा एक्शन कल आपके सामने फिर हाजिर करेंगे। तब तक हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, साथी कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी, सचिन जी, आप सब लोगों का और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज कार्यक्रम में साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, कल सवेरे आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।